नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए बिना समय गंवाए बहुत स्पीडली हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर को देखेंगे। आपका काम कुछ होना चाहिए, बस स्क्रीन देख के सुनते चलो कहानी, ठीक है। जो भी लोग करंट अफेयर की क्लासेस किए होंगे या घटनासार पढ़े होंगे, उनकी रिवीजन क्विक तरीके से हो जाएगी। देखो, हम लोग बजट के बारे में बहुत कुछ नहीं जानेंगे। बजट के बारे में हम लोग केवल 4-5 फैक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि रमन सर ने इन डिटेल बजट के बारे में क्लासेस लिए। 11 फरवरी को आपके जो मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं, उन्होंने क्या किया, बजट प्रस्तुत किया विधानसभा में। और जब बजट प्रस्तुत किया तो उस बजट का आकार कितना था, तो 9,12,696 करोड़ का बजट का आकार था। 9,12,696। अब अगर हम इसको राउंड फिगर में लिखे तो हम कैसे लिखेंगे, 9.12, ठीक है, करोड़ ऐसे लिखेंगे ना, 9 लाख, ठीक है, मतलब 9.12 लाख करोड़ का यह बजट था, ऐसे लिखेंगे सिंपली। लेकिन राउंड एग्जैक्ट कितना है, 9,12,696 करोड़ रुपए का। अब देखो, मैंने ये 9.12 क्यों का करने के लिए इसी का उल्टा कर दो तो 12.9 हो जाएगा। 12.9% क्या है, पिछली वर्ष की तुलना में बजट का आकार ज्यादा है। कितना, 12.9। अच्छा, जो ये 9,12,696 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है, इसमें नई परियोजनाओं की कितनी मात्रा है, तो कह रहा है कि 43,565 करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं संचालित की गई हैं। और राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है, तो 2.98%। कितना, 2.98%। और इस बार की बजट की थीम क्या थी, तो नारी, युवा और किसानों की बेस थी। सुरक्षित नारी हो, युवा सक्षम हो और किसान खुशहाल हो, ठीक है। अब हम अगर आपका आर्थिक समीक्षा को जाएं तो समीक्षा की जिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं कहूंगा आपको फोकस करना है, तो यहां पे एक तो बताया है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है मेरे भाई, 9.1%। और वर्तमान में यानी 24-25 में, ठीक है, कितनी 24-25 में कितनी भारत के उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम है। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम की तुलना किया गया है। देखो, जब तुलना किया जाएगा ना तो सब 2016-17 से तुलना किया जाएगा। कितना, 16-17, क्योंकि सरकार का बदली 16-17 में। तो हम दिखाए बेसिकली आर्थिक समीक्षा हम दिखाती कि इस सरकार ने कितना परिवर्तन किया। तो देखो, 16-17 में पर कैपिटा इनकम कितना था, 54,564 करोड़ रुपए, 54,56,4 करोड़ रुपए, ठीक है। और अभी कितना हो गया है, तो 1,09,844। 2025-26 में बढ़ के कितना होने का अनुमान है, 1,20,000। आगे चल के 1,26,000 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा अनुमान है कि कितना बढ़ के हो जाएगा, ठीक है। यहां पे बता रहा है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जो प्राइमरी सेक्टर है, जो द्वितीयक सेक्टर है, जो तृतीयक सेक्टर है, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है, ठीक है। बेसिकली एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो देखो, जो आपका एग्रीकल्चरल और उससे संबंधित जो क्षेत्र है, यानी कृषि और उससे जुड़े हुए जो क्षेत्र है, उनका जो योगदान है वो कितना है, वो 25.8% है। कितना है मेरे भाई, 25.8%। और सर्विस सेक्टर की कितनी भूमिका है, 47%। सर्विस सेक्टर कितनी है, 47%। तो हमको क्या याद करना होगा, अब इन तीनों हमको नहीं याद हो पाएगा, बट देखो एग्रीकल्चर तो आपको हर मिनट याद रहना चाहिए। रीजन क्या है, आप इस फैक्ट को हमेशा मेंस में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एग्रीकल्चर पे 2-3 फैक्ट क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं मेंस में। तो कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों का हिस्सेदारी कितनी है, 25.8% मेरे भाई। कितना, 25.8%। और सर्विस सेक्टर कितना है, 47%। सर्विस सेक्टर 47%। अब देखो, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश क्या है कि भैया विभिन्न चीजों के उत्पादन में देश में अग्रणी स्टेट के तौर पे है। उनमें क्या है, उनमें आपका आलू है, उसमें आपका गेहूं है, उनमें आपका धान है, गन्ना है, केला है, आम है, अमरूद है, आंवला है, मेथा है। इनके उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान रखता है। तो क्वेश्चन बन के आ सकता है, निम्नलिखित में से किस किस कृषि उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान रखता है। और इन्हीं में से क्या करेगा, 4-5 का नाम लिख देगा, ठीक है। और आपको कूट में आंसर देगा, ठीक है। ये चीज ध्यान देना, तो इन सभी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान रखता है। अब यहां बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो मत्स्यन में, मिल्क में और अंडा के उत्पादन में अग्रणी राज्य बना हुआ है देश में। तो पिछले 8 सालों में इस सेक्टर में उत्तर प्रदेश ने कितना अचीवमेंट किया, तो कह रहा है 167% का ग्रोथ अंडा उत्पादन में किया। 115% से अधिक का जो ग्रोथ है वो हमने मत्स्यन यानी फिशरीज में किया। और मिल्क प्रोडक्शन में हमने 33.6% का ग्रोथ किया। 3-3-6, ठीक है। अब देखो, कह रहा है भारत का पहला ग्लास म्यूजियम। भारत का पहला ग्लास म्यूजियम तो उत्तर प्रदेश में एक शहर है जो बेसिकली हम लोग उसको ग्लास सिटी के नाम से जानते हैं, तो फिरोजाबाद, ठीक है, फिरोजाबाद, ठीक है। आप बताओगे क्या कि फिरोजाबाद की नींव किसने रखी, किस शासक ने फिरोजाबाद का निर्माण कराया, आप चाहो तो बता सकते हो। यहीं पे ग्लास म्यूजियम बना है, यहीं पे ग्लास म्यूजियम बना है। देखो, लखनऊ क्या है, लखनऊ की कैपेसिटी क्या है, देखो लखनऊ दिन भर में
2100 मीट्रिक टन क्या करता है, सॉलिड वेस्ट का बिजली जनरेट करता है। और लखनऊ की क्षमता कितनी है, तो इतने ही सॉलिड वेस्ट को प्रसंस्करण करना, यानी लखनऊ 100% जैविक जो खाद है, मतलब बेसिकली जो जैविक वेस्ट है उनको क्या करता है, उनको प्रसंस्कृत कर देता है। तो ये क्या है, ये बेसिकली क्षमता है। तो इसलिए लखनऊ को उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी बोला गया, जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी बोला गया, ठीक है ना, ये चीज समझ गए। फिर यहाँ पे बेसिकली बता रहा है कि सिवरी में कितना हमने प्लांट, कितने मेगावाट हमने प्लांट स्टेब्लिश किया, जिसकी वजह से हमने ये कैपेसिटी प्राप्त किया। तो 15 मेगावाट का वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र यहाँ पे स्टेब्लिश किया गया, ठीक है। ये सब इसकी प्रसंस्करण क्षमता बता रहा है कि इसकी कितनी प्रसंस्करण क्षमता है प्रतिदिन का, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ बता रहा है। खैर आप इसको रिविजन कर लेना अपने से। हम अब नेक्स्ट पे जाएंगे। तो गोंडा में हमको बताया एक पक्षी अभ्यारण्य जिसका नाम है पार्वती अर्गा। गोंडा में कौन है, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, ठीक है, ध्यान देना। अभी हमने क्या किया, 1997 में ये बर्ड सेंचुरी आपकी अधिसूचित की गई थी। क्लियर सुना मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं, 1084 हेक्टेयर इस बर्ड सेंचुरी का विस्तार है, ठीक है। और अभी हमने इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया, यानी अब यहाँ पे अनियंत्रित निर्माण बंद हो गया, प्रदूषण और औद्योगिक गतिविधियों पे रोक लगा दी गई है, ठीक है ना, ध्यान देना। हम लोग नेक्स्ट फैक्ट देखें तो हमको बताया उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के 6 नोड्स हुआ करते थे, जिनमें 2 नोड आपका पश्चिमी यूपी में था, 2 नोड आपका बुंदेलखंड में था, 2 नोड आपका क्या था, आपका बेसिकली मध्य यूपी में था। जो मध्य यूपी में था वो लखनऊ और कानपुर थे। जो वेस्टर्न यूपी में था वो आगरा और अलीगढ़ थे, आगरा और अलीगढ़ थे, ठीक है। अब आगरा और अलीगढ़ हमको बताया एनसीआर के हिस्से भी हैं, ठीक है। इसके बाद से 2 बुंदेलखंड में थे, झांसी और चित्रकूट, झांसी और चित्रकूट। तो कह रहा है कि अभी जो ये उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के जो 6 नोड्स थे ना मेरे भाई, कह रहा है ये 2 नोड्स, इसमें 1 नोड बढ़ गया, उन्नाव को भी इसमें शामिल कर दिया गया। अब इसमें टोटल 7 नोड्स हो गए। कितने, 7 नोड्स हो गए। देखो हमको था कि लुई ब्रेल की जयंती थी 5 जनवरी को, तो जो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय है वहां पे ब्रेल पुस्तकालय की न्यू रखी गई। नेक्स्ट न्यूज ये है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेश मित्र 3.0 की बात कर रहे हैं कि इसका भी हाल ही में शुभारंभ किया गया। और इसी अवसर पर कह रहा है बेसिकली इसके बारे में कह रहा है कि भाई ये डायनेमिक कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म यानी CAF की सुविधा से लैस है। ये क्या है इन डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जा चुके हैं। इसी अवसर पर जब निवेश 3.0 को लॉन्च किया गया, इसी अवसर पर कह रहा है कि प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल सेड स्कीम को और यूपी प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम को भी अनावरण किया गया। ग्राम परिवहन योजना बेसिकली क्या है, हमको पता है कि गांवों में आपको सड़क कनेक्टिविटी तो PM ग्राम सड़क योजना से दिख जाती है, लेकिन क्या है कुछ ऐसी बसेस चलती नहीं है। तो सरकार ने बोला कि हम 15 से 20 सीटर क्या करूंगा, कुछ क्या करते हैं 15 से 28 सीट वाली कुछ बसों का यहाँ पे क्या करते हैं संचालन करते हैं, जो गांवों को उनके ब्लॉक से, जो गांवों को उनके तहसील से, जो गांवों को उनके जिला मुख्यालय से कनेक्ट कर सके। एटलीस्ट 2 बसें चले, एक जाए और एक आए, ठीक है, ताकि रूरल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिल सके, परिवहन आसान हो सके, आवागमन सुनिश्चित हो सके, ये सारी सुविधाएं मिल सके। तो ग्राम परिवहन का उद्देश्य क्या है आप समझ गए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक फैक्ट आपका वो है प्रोजेक्ट गंगा। तो प्रोजेक्ट गंगा आपका STC यानी स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन और हिंदुजा ग्रुप के बीच में, बेसिकली हिंदुजा ग्रुप की एक यूनिट है, उसका नाम है 1OTT इंटरनेटमेंट लिमिटेड, 1OTT इंटरनेटमेंट लिमिटेड। इन दोनों के बीच में किया गया एक MOU है जो हाई स्पीड कनेक्टिविटी को प्रदान करने के लिए रूरल एरियाज में एक MOU किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली बोला है कि हाल ही में क्या हुआ, हाल ही में भारतीय सेना की मध्य कमान ने रणनीतिक संचार कॉन्क्लेव का क्या किया, आयोजन किया, ठीक है। भारतीय सेना की मध्य कमान ने लखनऊ में, ठीक है। इसमें किस कौन कौन मुख्य वक्ता थे, कौन कौन पार्टिसिपेट किए, बेसिकली इनके बारे में लिखा है, तो आप चाहो तो यहाँ पे देख लो, ठीक है। थोड़ा स्पीड तेज है मेरी और रहनी भी चाहिए। यहाँ पे देखिए बेसिकली जो हमारी विधायिका है उसको मजबूती मिले, तो विधायिका को संचालित करने का काम होता है पीठासीन अधिकारियों का है। तो उनसे रिलेटेड अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन बुलाया गया, ठीक है, जिसमें देश की सभी पीठासीन अधिकारी, विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारी मौजूद रहे। ये 86वां क्या था, ये 86वां आपका AIPOC यानी ऑल इंडिया, ठीक है, जो पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया 86 कहां पे, लखनऊ में, सिंपल से लखनऊ में किया गया। तो इस आयोजन का इसका बेसिकली जो उद्घाटन किसने किया, तो आनंदीबेन पटेल जी ने, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, आनंदीबेन पटेल जी ने किया।
और थीम क्या है, हमको पता है कि विधायकों का काम क्या है, स्टेट लिस्ट पे कानून का निर्माण करना। तो अगर ये अपने स्टेट लिस्ट पे मजबूती से काम करेंगी, हैवी डिस्कशन होगा, तो राष्ट्र क्या होगा, समृद्ध होगा। तो थीम क्या है, मजबूत विधायिका समृद्ध राष्ट्र। और इस ड्यूरेशन में इन्होंने कुछ शपथ लिया, ठीक है, विकसित भारत 2047 को ध्यान में रखते हुए कि राज्य विधानसभाएं ईयरली कम से कम क्या करेंगे, न्यूनतम 30 बैठक सुनिश्चित करेंगे। कितना, 30 बैठक सुनिश्चित करेंगे। और हम क्या करेंगे, इन फ्यूचर नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स पे भी विचार करेंगे कि हम इंडेक्स पे विचार करें ताकि हैवी कंपटीशन को बढ़ावा मिल सके। अब यहां पे देखिए 14 आपका बेसिकली भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय की बात बोल रहा है, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में एस्टेब्लिश किया गया उसके बारे में, ठीक है। गूगल क्लाउड के सहयोग से इसको विकसित किया गया ताकि क्या शिक्षण, एआई की जो शिक्षण है, सीखने की, प्रशासन, रोजगार क्षमता, इन सबको बढ़ावा मिल सके, ठीक है। इन सबको ध्यान देना। कहां पे, तो यहां पे लिखा हुआ किस कैंपस में, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में, ठीक है। कालिंजर फोर्ट को अभी हाल ही में क्या किया हुआ है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने क्या किया कि कालिंजर फोर्ट को नेशनल जियो हेरिटेज का दर्जा किया। पहले तो डायरेक्टली क्वेश्चन ये आएगा किसको क्या दर्जा मिला, नेशनल जियो हेरिटेज। अब कालिंजर फोर्ट कहां पे है, तो बांदा में स्थित है। कहां पे स्थित है मेरे भाई, बांदा में। अब तो क्या शेरशाह सूरी का जो संबंध है वो कालिंजर फोर्ट से ही है। आप कमेंट बॉक्स में बताना, हाँ सर शेरशाह सूरी का कालिंजर फोर्ट से संबंध है, नहीं है तो नहीं है तो बताओ क्या संबंध है, कैसे, ठीक है। अब देखो थोड़ा यहाँ पे कालिंजर किले के बारे में बता रहा है कि जो कालिंजर किला है वो विंध्य पर्वतमाला के, ठीक है, विंध्य पर्वतमाला के, यहाँ पे लिखा है आपका एपआर्कियन अनकंफॉर्मिटी नामक अनोखी भूवैज्ञानिक संरचना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्या है, ये संरचना प्राप्त की जाती है। इतना करा है, इतनी ड्यूरेशन पुरानी है। बुंदेलखंड का जो ये एरिया है ग्रेनाइट चट्टानों के ऊपर बसा हुआ है, ठीक है। 1.2 अरब वर्ष पुरानी कैमूर सैंडस्टोन परतें पाई जाती हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जा सकती हैं। चंदेलों की कभी क्या थी कि ये एरिया कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है स्मार्ट हेल्थ केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया। तो कह रहा है कि जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में, इस यूनिवर्सिटी ने, ठीक है, क्या किया कि उन्नाव में स्मार्ट हेल्थ केयर उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है, स्मार्ट हेल्थ केयर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया, ठीक है। अब इंटरनल फैक्ट्स हमने बहुत ज्यादा देखे हैं बट अभी स्किप करेंगे ताकि स्पीडली खत्म हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है प्रयागराज और कानपुर के बीच में कवच सुरक्षा प्रणाली को चालू किया गया। हम बोलते हैं कवच सुरक्षा प्रणाली बेसिकली ट्रेनों की सुरक्षा से रिलेटेड है। मैंने यहाँ पे बीओडी ज्यादा दिखाया है, ठीक है। तो प्रयागराज और कानपुर के बीच में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो गंगा की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है मैंने यहाँ पे समझा था उस क्लास में, आपको बता दूं। बेसिकली बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में क्या होता है कि जब वेस्टेज आपकी गंगा में या किसी भी शुद्ध पानी में मिलते हैं तो उसकी सुपोषण बढ़ जाती है, यानी उसमें पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे यूट्रिफिकेशन की घटना होती है, यानी पादप प्लवों की संख्या में भारी वृद्धि हो जाती है। और फाइनली क्या देखने को मिलता है कि सांस लेने वालों की संख्या में वृद्धि होगी, सांस उतनी ही है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन उतनी ही है। तो ऑक्सीजन की डिमांड लेकिन बढ़ गई क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इसी को हम लोग बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या यूट्रिफिकेशन की घटना के नाम से भी जानते हैं। अब देखो जो कवच शौचालय ट्रेन का पहली बात तो कहां से कहां के बीच में, तो प्रयागराज से कानपुर के बीच में। कह रहा भाई इसकी टेस्ट किया गया एक, तो यहाँ पे कह रहा कि 190 किलोमीटर का ये जो रूट है यहीं पे इसकी टेस्टिंग की गई, ठीक है। इसके बारे में आप लोग यहाँ पे देख लेना। आगे कह रहा कि भाई जेवर में क्या हुआ, गौतम बुद्ध, अभी तो जेवर का जब संचालन हुआ तो पहली बार जेवर एयरपोर्ट में जिन किसानों ने अपनी जमीनों को दान दिया था, मतलब लिया गया था, उन्हीं किसानों को पहली यात्रा सुनिश्चित कराई गई। तो कह रहा है गौतम बुद्ध नगर के जेवर एयरपोर्ट पे, ठीक है, अभी बनाया गया, जेवर एयरपोर्ट बनाया गया। कह रहा है कि ये सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश क्या है, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन गया। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में कुल कितने नेशनल एयरपोर्ट हो गए इंटरनेशनल, तो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए। कितने मेरे भाई, उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल। एक तो आपका अयोध्या में हो गया, एक आपका कुशीनगर में हो गया, एक आपका जेवर हो गया, एक आपका वाराणसी में हो गया, एक चलो 5वां आप बता दो, ठीक है। एनसीआर रीजन का कह रहा है ये दूसरा वाणिज्यिक एयरपोर्ट है, ठीक है। इसका रनवे बता रहा है 3900 मीटर का लंबा रनवे है। और ये क्या है, ये भारत का पहला नेट जीरो उत्सर्जन वाला क्या है, नेट जीरो उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा है, ठीक है। अभी बना नहीं है, इस टारगेट की बेस्ड है, ठीक है। अच्छा कल को मान लो बोल दे कि ये वाटर सरप्लस हवाई अड्डा कौन सा है, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, ठीक है। जो 5 एयरपोर्ट है, देखो यहाँ पे 5 एयरपोर्ट के नाम लिखे हुए हैं।
लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी का, चौधरी चरण सिंह लखनऊ, देखो लखनऊ वाले का नाम क्या है, चौधरी चरण सिंह है, ध्यान देना। ये नाम भी कितनी बार आएगा, कुशीनगर का, कुशीनगर में है, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या में है, तो ये 4 हो गया, 5वां भी आपने देखा ही, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे बता रहा है कि भाई कि जब देश में सरकार बदली, राज्य में सरकार बदली थी, तो राज्य में केवल 4 हवाई अड्डे ही संचालित थे। वर्तमान में संचालित हवाई अड्डों की संख्या कितनी हो गई है, संचालित हवाई अड्डों की संख्या 16 हो गई है। वर्तमान में 16 हवाई अड्डे संचालित हैं, यानी संचालित हवाई अड्डों की संख्या कितनी है, 4 गुनी वृद्धि हो गई है, 4 गुनी वृद्धि हो गई है। कह रहा कि 3 हवाई अड्डे तो अभी निर्माणाधीन है, म्योरपुर का, ललितपुर का, ठीक है, सॉरी ठीक है, हाँ, कह रहा कि 3 अभी हवाई अड्डे निर्माणाधीन है, इनमें एक सोनभद्र का म्योरपुर है और ललितपुर हवाई अड्डा है, ठीक है, ये सब क्या निर्माणाधीन है। क्या छोड़ो, नियुक्ति पत्र पाने वाले खिलाड़ी, आप बस एक सिंपल हेडिंग दूंगा। देखो यहाँ पे क्या कि जो डिफरेंट डिफरेंट खेलों में जो कुछ अच्छा किए, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, उनको गवर्नमेंट जॉब्स ऑफर करती है। इसमें देखो भाई एक तो आप सब रीडिंग कर लेना। एक तो रिंकू सिंह वाला इंपॉर्टेंट है, रिंकू सिंह वाला इंपॉर्टेंट ये है कि इनको क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी बनाया गया और आईपीएल की वजह से इसको रिसीव नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा विवाद आ गया था, क्योंकि इनकी पत्नी वाइफ जो है वो सपा में है, तो ऐसा हुआ हो सकता है उन्होंने विरोध किया हो, ठीक है, बट इन्होंने वीडियो जारी करके उसका कारण बताया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हॉकी खिलाड़ी है राजकुमार पाल, ये आ सकता है। पैरा खिलाड़ी है प्रवीण कुमार, इनको ठीक है डिप्टी एसपी बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बेसिकली डिप्टी एसपी, क्रीड़ा अधिकारी, या आप देखोगे डीपीआरओ। यहाँ पे देखो नीचे भी जब लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड दिया गया, तो यहाँ पे पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। पहले तो यही याद करो, कह रहा कि 9 खिलाड़ियों को क्या हुआ, 9 खिलाड़ियों को प्रदेश का सबसे बड़ा खेल सम्मान दिया गया, लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड। कितने, 9 खिलाड़ियों को। तो पहले तो ये संख्या याद करो। अब यहाँ पे उन 9 खिलाड़ी का नाम लिखा है, ठीक है, किसको किसको। अब देखो क्या आ सकता है, हालांकि आएगा नहीं, याद मत करना, बट आप चाहो तो याद करो। यहाँ पे खिलाड़ी किस खेल से संबंधित आ सकता है, और आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया ना, यहाँ पे कितना मिलता है रुपया। मैं कहूंगा आप मैक्सिमम याद करना चाहो तो ये याद करो कि लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के अंतर्गत जो विजेता खिलाड़ी हैं उनको 3.11 लाख, अभी कितना मिलता है, 3.11 लाख रुपए की राशि मिल रही थी। कितनी, इन दोनों 9 लोग को मिला ना, 9 लोग विजेता हैं, तो इन लोगों को कितने रुपए मिला होगा, 3.11 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिली होगी। लेकिन ये पुरस्कार राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, अगले साल से 10-10 लाख मिलेगा। अभी 3.11 लाख मिल रहा है, अगली बार से 10 लाख। तो ऐसा कभी भी फैक्ट मिले कि अभी इतना है, बाद में इतना हो जाएगा, तो हमको याद कर लेना होता है उन फैक्ट्स को, ठीक है। देखो पद्म पुरस्कार का जो वितरण हुआ, तो कह रहा जो पद्म विभूषण मिला है, तो एक जो वायलिन वादक हैं एन राजन, ये उत्तर प्रदेश के हैं, और इनको क्या मिला, इनको पद्म विभूषण मिला। पद्मश्री पाने वालों का देखो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, आप सभी लोग का नाम याद करना, ठीक है। यहाँ पे रस्तोगी कुमार, अनिल कुमार रस्तोगी हैं, जो कि कला क्षेत्र, कितनी बार यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे पद्मश्री विजेता और यहाँ पे संबंधित क्षेत्र दे देगा, मैच कराने के लिए बोल देगा। तो अनिल कुमार रस्तोगी कला से हैं। अशोक कुमार सिंह, ठीक है, विज्ञान से हैं। बुद्ध रश्मिगढ़ी, ठीक है, पुरातत्व, तो ये सिंपल समझ जाएंगे, पुरातत्व से मैच करा देंगे। चिरंजीवी हमको पता है कि भाई की, ठीक है, आर्टिस्ट है, तो कला कर देंगे। केवल कृष्ण ठकराल, ठीक है, यहाँ पे सुश्री मंगला का नाम लिखा है। प्रवीण कुमार सबको पता है, खेल है भाई, प्रवीण कुमार क्रिकेटर है। तो मतलब इनके नाम और क्षेत्र आप दिमाग में रख जाना, नाम और क्षेत्र दिमाग में रख जाना। आप नंबर याद कर लो कि कुल देखो 10 लोग हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10। तो पद्मश्री कितने लोग को मिला, कुल 10 लोग को मिला। पद्मश्री 10 लोग को मिला, पद्म विभूषण 1 लोग को मिला, ठीक है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान तो 5 लोगों को दिया गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गौरव सम्मान 5 लोग को दिया गया, ठीक है। उसमें शुभांशु शुक्ला है, शुभांशु शुक्ला जी को ना हम लोग सब लोग जानते हैं, ग्रेट पॉलिटिशियन। शिक्षाविद अलक पांडे जी हैं, ठीक है, पीडब्ल्यू के फाउंडर हमको पता है। हरिओम पवार जी जो हमको पता है कि वीर रस की कविताएं गाते हैं। रश्मि आर्या, ठीक है, और डॉक्टर सुधांशु सिंह। आप रश्मि आर्या किस सेक्टर से संबंधित, आप इसको एक बार देख लेना, मैं अगर गलत नहीं हो तो शायद ये एग्रीकल्चर से संबंधित है। एक बार एक होमवर्क आप लोग कर लेना, रश्मि आर्या सर्च कर लेना और देखना किस सेक्टर से संबंधित है ये, ठीक है। मुझे जहां तक याद आ रहा है कि ये एग्रीकल्चर से संबंधित है, ठीक है, एग्रीकल्चरल विज्ञानी है, ठीक है। एक बार मेरे भाई चेक जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, कह रहे भाई कि जब इसको दिया गया पुरस्कार तो एक प्रतीक चिन्ह मिला और 11 लाख रुपए की राशि मिली। कितनी, 11 लाख रुपए की राशि मिली, ठीक है। अच्छा यहाँ पे शुभांशु शुक्ला ये वो है, सॉरी, जो अभी ठीक है,
अंतरिक्ष यात्री है ना, अभी जो आई थिंक ISS पे गए थे, ठीक है, ये एक गलती आई थिंक यहाँ पे नाम मेरा मैंने गलत बोल दिया था, सुधांशु सिंह वाले की जगह शुभांशु का परिचय दिया था, ठीक है। तो शुभांशु शुक्ला वो जो अभी अंतरिक्ष यात्री हैं उनका नाम है, ये लखनऊ के हैं, ठीक है ना। यहाँ पे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया, ध्यान देना, राष्ट्र प्रेरणा स्थल तो कह रहा है कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। अब इसमें देखिए कह रहा है कि 65 एकड़ में फैला है, 65 एकड़ में, यहाँ पे 65 एकड़ में फैला भी है, 65 फीट ऊंची यहाँ पे प्रतिमाएं लगाई गई हैं, किसकी, कांस की। तो 65 एकड़ में फैला है, 65 फीट ऊंची प्रतिमाएं भी लगाई गई हैं, किसकी किसकी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, दीनदयाल उपाध्याय जी की, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, ठीक है। कुशीनगर में चूंकि बीच में क्या हुआ था ना, थोड़ा सा साइंस के सेक्टर में इसने कुछ अच्छा काम किया था। जैसे कि देवरिया के एक सांसद है शशांक मणि, इनका नाम नहीं इंपॉर्टेंट है, बट इन्होंने देवरिया में एक रीजनल रिवर है, उसका नाम है नारायणी नदी। क्या है, कितनी बार क्षेत्रीय नदियों का नाम मैच करने के लिए आपको यूपीपीएससी देती है, तो कल को पूछ ले आपको नारायणी नदी कहाँ स्थित है, क्या, नारायणी नदी। तो भाई आंसर क्या बनेगा, देवरिया, आंसर क्या बनेगा, देवरिया। तो यहीं इसके तट पे क्या मॉडल रॉकेटरी और कैंसट इंडिया स्टूडेंट का प्रोग्राम आयोजन किया गया था, मतलब बेसिकली एक प्रतियोगिता आयोजित किया गया था जिसमें बहुत से युवा वैज्ञानिकों ने या स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी पडरौना नगर पालिका जो कि कुशीनगर की है, अपने पास से 15 लाख रुपए लगाती है और एक लैब, एक स्पेस लैब तैयार कर रही है। और ये जो स्पेस लैब तैयार की रही है वो कह रहा है कि इसरो और व्योमिका स्पेस के सहयोग से संचालित की जाएगी, इसरो और व्योमिका स्पेस की मदद से इसको संचालित किया जाएगा। शाहजहांपुर में और भदोहीपुर में 2 राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दे दिया गया। देखो अब यहां पे कह रहा है कि जो शाहजहांपुर में राज्य विद्यालय बनेगा, ठीक है, उसका नाम देखो यहां पे लिख रहा है, ठीक है, शाहजहांपुर वाले का नाम यहां पे लिखा है, ठीक है, स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय। शाहजहांपुर वाले का नाम क्या है, स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय। और ये मुमुक्षु आश्रम ट्रस्ट बेसिकली इसके लिए लैंड दान दे रही है, ठीक है। अब जो भदोही वाला है, देखो भदोही वाला का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ठीक है, भदोही वाले का काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय। तो ये दो विश्वविद्यालय हैं जिनको राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने जा रहा है, दर्जा मिलने जा रहा है। काशी विंध्य क्षेत्र का गठन किया गया, ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जो काशी विंध्यन रीजन का गठन किया गया उसमें 7 जिले हैं, कितने जिले हैं, 7 जिले हैं काशी विंध्यन रीजन में। वाराणसी और विंध्याचल के कुल 7 जिलों को मिला के काशी विंध्यन रेंज बन रहा है। देखो यहाँ पे कह रहा है वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र, यही वो 7 जिले हैं जिनके बारे में आपको एक बार रीडिंग जरूर कर लेनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये जिलों का नाम आप याद करना कंफर्म, इसको एक बार मैप में जाओगे ना तो सब कनेक्टेड है, आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्रा, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। अच्छा कितना कुल एरिया है, तो कह रहा है टोटल 23,815 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा एरिया है, जो सबसे ज्यादा एरिया है आप यहाँ पे फोकस करोगे तो सोनभद्रा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बॉक्स में भी रखा है सोनभद्रा। और सबसे कम जो एरिया है वो भदोही है, तो यहाँ पे आगे नीचे भी लिखा भी है बट मैंने उसको बॉक्स में रख भी दिया है, ठीक है। कह रहा है कि जो ये काशी विश्वनाथ जो रीजन होगा, ठीक है, इस रीजन में बोला जो कार्यकारी समिति बनेगी उसके अध्यक्ष खुद चीफ मिनिस्टर होंगे और जो प्रमुख सचिव आवास होंगे इसके कार्यकारी अधिकारी होंगे। वाराणसी के जो मंडलायुक्त होंगे वो सदस्य सचिव होंगे और विधायक जो विंध्याचल के कमिश्नर होंगे वो इसके सदस्य होंगे। वाराणसी में देश की पहली वाटर टैक्सी का संचालन हुआ, हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का संचालन किया गया। जो हमारे केंद्रीय पत्तन मंत्री हैं, पथ परिवहन मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, इन्होंने नमो घाट पे इसको हरी झंडी दिखाई, ठीक है। तो स्वदेशी हाइड्रोजन पोत का निर्माण किया किसने, तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई देखिए आप लिखा है 24 मीटर लंबा है, ठीक है। 50 यात्री बैठ सकते हैं, ठीक है। स्पीड इसकी 7 से 9 समुद्री माइल्स है। 8 घंटे तक हाइड्रोजन ईंधन पे चल सकता है। आगे देखिए कह रहा है कि भाई कि हमने क्या किया, लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला के सेक्टर में शामिल किया यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में, ठीक है। देखो यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की जब बारी आती है, ठीक है, जब बात हम लोग करते हैं तो यहां अगर देखने की कोशिश की करें हम लोग तो गैस्ट्रोनॉमी में भारत का ये पहला नहीं है। गैस्ट्रोनॉमी उत्तर प्रदेश का पहला है जो गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला के सेक्टर में क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हुआ। इसकी कई कैटेगरीज है, ठीक है, लेकिन भारत के तौर पर ये दूसरा है, ध्यान देना।
अब यहाँ पे हम लोग जो देखना चाह रहे हैं, देखो अभी क्या हुआ कि जो यूनेस्को की 43वीं, ठीक है, जो बैठक हुई कहाँ पे, समरकंद में, जहां पे ये निर्णय लिया गया, कहां पे बैठक हुई, समरकंद में। देखिए यहाँ पे लिखा है कि समरकंद में 83वीं जनरल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और जहां पे निर्णय लिया गया कि हम क्या करेंगे, लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला के सेक्टर में शामिल करेंगे। देखो 8 श्रेणियां हैं यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की, 8 श्रेणियां हैं, उनमें गैस्ट्रोनॉमी एक श्रेणी है, ठीक है, ध्यान देना। भारत के बारे में अगर मैं बात करूं तो भारत लगभग कैटेगरीज में आपका क्या है कि पा चुका है, मतलब 6 कैटेगरीज में पा चुका है। कोई न कोई शहर 6 कैटेगरीज में शामिल है। अभी मीडिया कला में और वास्तुकला में कोई शामिल नहीं है, मीडिया कला में और वास्तुकला में कोई शामिल नहीं है। क्या देखो यहाँ पे कह रहा है आर्किटेक्चर को इसी वर्ष 2025 में ही 8वीं श्रेणी के रूप में शामिल किया गया। तो खैर आर्किटेक्चर तो इसी साल आई है, आर्किटेक्चर तो इसी साल आई है। तो एक तो हमने आर्किटेक्चर सेक्टर में कोई अभी हमारा शहर शामिल नहीं है कोई हमको, और एक मीडिया कला में। बाकी सभी श्रेणियों में जो 6 श्रेणियां हैं उनमें हमने क्या किया, कोई न कोई हमारा शहर है, ठीक है। एक चीज क्लियर है, दिमाग रखो, ठीक है। अब यहां पे देखना होगा 8 श्रेणी देख लिया, 2 में अभी कोई नहीं है, देख लिया। गैस्ट्रोनॉमी भी हम जस्ट पाए हैं, देख लिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश का वाराणसी जो वो संगीत में पाया हुआ है, ये भी हमने देख लिया, वाराणसी संगीत में पाया हुआ है। क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में उत्तर प्रदेश भारत के अब तक 9 शहर हो चुके हैं, ठीक है। भारत के अब तक 9 शहर हो चुके हैं, ठीक है। इसमें उत्तर प्रदेश की बात करें तो वाराणसी एक शहर हो गया और लखनऊ दूसरा शहर हो गया, लखनऊ दूसरा शहर हो गया। संगीत सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें 3 शहर शामिल है। संगीत सेक्टर में संगीत सेक्टर में क्या है, 3 शहर शामिल हैं जिन्होंने मतलब क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का किस श्रेणी में शामिल है, संगीत कैटेगरी में, ठीक है। टोटल कितने, टोटल 9 है, इनमें से 3 तो संगीत में ही है केवल, ठीक है ना। अच्छा गैस्ट्रोनॉमी ये सकता है कि भाई और कौन है गैस्ट्रोनॉमी में, ठीक है। देखो यहाँ पे संगीत जैसे मैंने 3 बोला ना, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। हैदराबाद, देखो पहली बात हैदराबाद, लखनऊ के पहले हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी में था। 2019 में हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी सेक्टर में क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया था। एक तो आपका संगीत सेक्टर में आपको बता दूं, ठीक है, आपका वाराणसी है, एक हो गया। यहां पे देखो एक लिखा होगा संगीत सेक्टर में, ठीक है। चेन्नई को भी संगीत श्रेणी में दिया गया, देखो दूसरा, ठीक है। वाराणसी को 2015 में दिया गया था। आगे देखेंगे यहाँ पे संगीत श्रेणी में ग्वालियर तीसरा। तो संगीत में मैंने यही लिखा, संगीत में 3 और गैस्ट्रोनॉमी में 2, ठीक है। तो वाराणसी पहले शामिल हुआ क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में संगीत श्रेणी में। वाराणसी के अलावा कौन कौन से शामिल है, तो वाराणसी के अलावा चेन्नई और ग्वालियर ये संगीत में शामिल है। यूपी का अभी गैस्ट्रोनॉमी में कौन शामिल हुआ, तो लखनऊ के अलावा कौन है, हैदराबाद, ठीक है। अच्छा आते हैं आगे देखेंगे, कह रहा है कि यहाँ पे गोरखपुर में देश के पहले रिवर सेल का गठन किया गया। रिवर सेल का गठन किया गया तो गोरखपुर में किया गया ताकि नदियों का संरक्षण किया सके, बाढ़ नियंत्रण किया सके, ये सारी चीजें किया जा सके, ठीक है। अच्छा अगर जो खर्च आएगा तो उसका 90% जो खर्च देगा वो NMCG देगा और 10% नगर निगम देगा, मतलब इस रिवर सेल के गठन में, ठीक है। तो देश का पहला रिवर सेल का गठन कहां किया गया, तो वो किया गया गोरखपुर में। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहां खोला गया, गोरखपुर में। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में खोला गया, ये भी अपने दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। जटायु जो संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र उसी के बगल में इसको खोला गया है, ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ पे कुछ वन लाइनर यूपी के बारे में फैक्ट हैं जिसको आप लोग अपने से देख लेना, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा यूपी स्पेशल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वन लाइनर वाला मैं छोड़ दे रहा हूँ, वन लाइनर आप लोग खुद से देख लेना, ठीक है ना। यूपी स्पेशल के साथ हमारा 30 मिनट में समाप्त हो गया। अब हम लोग दूसरा जो टच करेंगे टॉपिक वो हमारा होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिवीजन, ठीक है ना। देखिए जो आज का टॉपिक 2 है, मतलब साइंस टेक्नोलॉजी वाला, अब ये वैसे तो आपको रविंद्र सर ने करा है, बट मैं क्या करूंगा कि टॉपिक और उसके अंदर की 1-2 इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, इसको समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। साइंस टेक्नोलॉजी की जो पहली टॉपिक है आप देखिए, तो वो पहले टॉपिक क्या है कि दुनिया का पहला डॉक्टर संचालित AI हेल्थ केयर इकोसिस्टम यानी आई लाइफ कनेक्ट की बात कर रहे हैं। कह रहा हाल ही में क्या हुआ कि आई लाइफ कनेक्ट को लॉन्च किया गया, और यह विश्व का पहला ऐसा हेल्थ केयर इकोसिस्टम है जो AI और विशेषज्ञों की सीधी निगरानी करता है। अभी अपने दिमाग में बस हम लोग सिंपल सा वन लाइनर फैक्ट्स के तौर पे दिमाग में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेकंड आगे देखेंगे,
तो स्वास्थ्य मंत्री हमारे नड्डा साहब ने क्या है, सही और बोध पहल को लॉन्च किया। सही और बोध पहल को लॉन्च किया कब, तो इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट समिट के दौरान। ध्यान, इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट समिट के दौरान, ठीक है, इंपैक्ट समिट के दौरान। अब आपके दिमाग में जाएगा कि सही और बोध का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ना यहां पे एक तो क्लियर दिमाग में रखो, जैसे हमारे दिमाग में जाएगा कि सही और बोध, इन दोनों को नड्डा जी ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के दौरान लॉन्च किया। तो इन दोनों के नाम में क्लियर है कि एक फुल फॉर्म में एक चीज होगा, वो एआई। अब देखो क्या, सही का फुल फॉर्म है स्ट्रेटजी फॉर एआई इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया, ठीक है, ठीक है, ये एक नेशनल गाइडेंस फ्रेमवर्क है, ठीक है। अब ध्यान देना, हम लोग कभी केवल फुल फॉर्म से रखेंगे। और बोध क्या है, बेंचमार्किंग ओपन डाटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई, ठीक है, हेल्थ एआई, ठीक है। इन दो फुल फॉर्म्स को अपने दिमाग में रखेंगे हम लोग, जो कि पेपर में फुल फॉर्म के तौर पे आ सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग अगर फोकस करें तो कह रहा है कि भारत में रेटिनल रोगों के उपचार के लिए पहली स्वदेशी बायोसिमिलर दवा, पहले स्वदेशी बायोसिमिलर दवा। यहां पे ध्यान देना, लिखा है कि जाइडस लाइफ साइंसेज ने भारत में, ठीक है, एनीरा नाम की एक दवा लॉन्च की। क्या, एनीरा नाम की एक दवा लॉन्च की, ठीक है, जो विश्व की कह रहा कि जो विश्व की प्रसिद्ध दवा, ठीक है, एल्फीबरसेप्ट की स्वदेशी बायोसिमिलर संस्करण है, ठीक है। तो रेटिनल रोगों के लिए पहली स्वदेशी बायोसिमिलर दवा का नाम क्या है, एनीरा। एक तो फैक्ट याद दिमाग को, एनीरा है। किसने इसको लॉन्च किया, तो जाइडस लाइफ साइंसेस ने। किसने, जाइडस लाइफ साइंसेस ने। अब यहां पे उसका यूज, नीचे उसका यूज लिखा है, ठीक है, कि उसका यूज क्या है, यूज छोड़ो, अपने दिमाग में एनीरा और रखो, ठीक है। अच्छा भैया, नेक्स्ट हमारे लिए क्या है, रेयर मशरूम की खोज की गई। पहली बात, कहां पे रेयर मशरूम की खोज की गई, तो उस मशरूम की खोज की गई आपकी उत्तराखंड में। जो ये रेयर मशरूम की खोज की गई, इसकी प्रजाति किस प्रजाति की है, कह रहा है यह नई प्रजाति जिसका नाम है हेमिलेकिनम इंडिकम। इस प्रजाति से इसका संबंध है, ठीक है, हेमिलेकिनम इंडिकम, ठीक है, इस प्रजाति से इसका संबंध है। और ये नई प्रजाति है, पहले इस प्रजाति की खोज नहीं की गई थी, ठीक है। इसके बारे में क्या इस पत्रिका में प्रकाशन किया गया, ठीक है, हम लोग अभी वहां फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला कह रहा है पहला विदेश हरित ऊर्जा ऋण। मेरा मानना है कि ये अभी जो हम लोग साइंस इंपॉर्टेंट किया, तैयार किया, तो इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, ठीक है, 01, ठीक है। दूसरा जो पेपर में आपके आने के चांसेस है मेरे हिसाब से ये 02, ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रहे। अब देखो, पहला विदेशी हरित ऋण, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे लिखा है इरिडा, यहां पे इरिडा के बारे में लिखा है, कह रहा है इरिडा की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक, मतलब एक कंपनी है, ठीक है, IGGEFIL, ठीक है, इरिडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस लिमिटेड। नाम में ही इरिडा है, क्योंकि इरिडा और क्या है, इरिडा की ये पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। इस कंपनी ने जाम्बिया में, कहां पे, जाम्बिया में 100 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए 22.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अपने पहले विदेशी हरित ऊर्जा ऋण को मंजूरी दी गई, ठीक है। तो पहली बात, 100 मेगावाट की ये सौर संयंत्र कहां स्टेब्लिश कर रहा है, जाम्बिया में, ठीक है। ये हरित ऊर्जा ऋण की अमाउंट कितनी है, 22.5 मिलियन डॉलर, ठीक है। किस कंपनी को मिला, तो IGGEFIL, इरिडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस लिमिटेड। यहां पे पोलियो वैक्सीन की बात कर रहा है, ठीक है, NOPV2 वैक्सीन, ठीक है, पोलियो की। अब यहां पे देखो, कह रहा है यहां पे कि अभी WHO ने इस ओरल पोलियो वैक्सीन को क्या किया, प्री क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस बन के आते हैं। पोलियो के बारे में ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन भी पेपर में आ सकता है, ठीक है, ध्यान देना। आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है, आगे देखेंगे। कह रहा कि भारत का राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान, ठीक है। तो टीकाकरण अभियान है, तो किसी आयु वर्ग के बीच में होगा। तो देखो, ये कह रहा है कि जो
व्यापी HPV टीकाकरण अभियान है। ठीक है, तो देखो ये बेसिकली इसके बारे में ना, बेसिकली देखिए जो आपका ठीक है सर्वाइकल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर के बारे में आवाज आप देखोगे कि आपका जो राज्यसभा है वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से ठीक है एक लेडी है, वो किसी उद्योगपति की वाइफ है, मतलब उन्होंने उठाई थी सर्वाइकल कैंसर के बारे में और बोला था कि ये इस पे लगाम लगाया जा सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे एक टीकाकरण, पोलियो की तरह एक टीकाकरण अभियान चला दे तो। ठीक है, मुझे क्लियर याद है कि मैं उनका नाम बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन उन्हीं के द्वारा उठाया गया ये आवाज था। अब उनको खैर उससे नहीं मतलब है, वो तो पेपर में नहीं आएगा, बट मोदी जी ने क्या किया कि इस टीकाकरण अभियान को मंजूरी दी। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर, जिसको लोग सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, इसकी रोकथाम हेतु 14 वर्ष से आयु की जो लड़कियां हैं उनके लिए एक व्यापक ह्यूमन ठीक है पैपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। तो HPV जो टीकाकरण अभियान है उसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ठीक है टीकाकरण अभियान। ठीक है ना, इसका शुभारंभ किया गया। कितनी 14 वर्ष 14 ईयर, यहां पे अपने दिमाग में रखना, 14 वर्ष की आयु तक की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के लिए इस अभियान को स्टार्ट किया गया। ठीक है ना, ओके आगे बढ़े। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, सिकल सेल बीमारी के लिए पहली स्वदेशी जेन थेरेपी को लॉन्च किया गया। ठीक है, सिकल सेल बीमारी के लिए पहली स्वदेशी जेन थेरेपी को लॉन्च किया गया। ठीक है, उसका नाम देखो यहां पे लिखा है, यहां बोल रहा है ठीक है कि यहां पे उसका नाम है CPISPR बेस्ड जेन थेरेपी, CPISPR बेस्ड जेन थेरेपी। ठीक है ना, और इसका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखा गया, बिरसा 101, बिरसा मुंडा जी के नाम पे बिरसा 101 रखा गया क्योंकि 150वीं जयंती थी इनकी, तो उनके सम्मान में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला हम लोग देखेंगे अगर ठीक है, अगला अगर हम लोग यहां से आगे बढ़े, नेक्स्ट हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी देखेंगे। ठीक है, तो वहां पे देखो एक तो हमको क्या याद करना है, देखो अभी आपके जो अजिस्ता स्पेस है ठीक है, ये समझना कि एक निजी एरोस्पेस कंपनी है, नाम क्या है अजिस्ता स्पेस। अजिस्ता स्पेस ने बेसिकली किया क्या, तो ISS की इमेजिंग की। देखो कह रहा है कि पहली बार एक स्वदेशी उपग्रह के माध्यम से, ठीक है, उस स्वदेशी उपग्रह का नाम क्या है, तो अजिस्ता एरोस्पेस का ही, सॉरी अजिस्ता स्पेस का ही वो उपग्रह था। 80 किलोग्राम उसका वजन था, नाम था ABA फर्स्ट ठीक है रनर, ABA फर्स्ट रनर इसका नाम था। तो कह रहा है ध्यान कि पहली बार एक स्वदेशी उपग्रह जिसका हमने नाम देखा, इस उपग्रह के माध्यम से ISS अर्थात इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कक्षा में ठीक है रहते हुए इमेजिंग कर ठीक है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस की दिशा में भारत की क्षमताओं को सुदृढ़ किया। तो पहली बार किसने किया, अजिस्ता स्पेस ने किया। ठीक है, और किसकी इमेजिंग की, तो ISS की इमेजिंग की। ठीक है, किस उपग्रह से इमेजिंग की, तो उस उपग्रह का नाम था ABA फर्स्ट रनर। ठीक है, इसके माध्यम से आगे कह रहा है कि इस उपग्रह ने ISS की जो इमेजिंग की वो लगभग 250 से 300 किलोमीटर की दूरी से की, इतना 200 to 300 किलोमीटर के डिस्टेंस से की। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इन ऑर्बिट ध्यान स्नूपिंग या स्पेस वॉच के नाम से जाते हैं। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, थोड़ा रमन सर का साइंस बैकग्राउंड तो इसी के लिए साइंस टेक्नोलॉजी का पोर्शन ही उनको देते हैं, वो और भी अच्छे से काम कर लेते हैं उस पर। ठीक है, हम बस अभी फैक्चुअली इंफॉर्मेशन आपके पास रखेंगे। देखो अभी क्या है कि 1 मीटर लंबा ठीक है अग्निकुल कॉस्मोस ने बेसिकली क्या किया कि 1 मीटर लंबा ठीक है 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन जिसका नाम है अग्नितेय, जिसका नाम क्या है अग्नितेय, उसका सफल परीक्षण किया। तो ना अग्निकुल कॉस्मोस क्या है, तो अग्निकुल कॉस्मोस भारत की प्राइवेट स्टार्टअप अंतरिक्ष परिवहन कंपनी है। अग्निकुल कॉस्मोस कितना मीटर लंबा है, 1 मीटर लंबा है, 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन, उसका नाम क्या है अग्नितेय नाम है। ठीक है, और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, रिवीजन में बस इतना इंफॉर्मेशन बहुत है। अगले हम बात करेंगे हेवन 1 की। हेवन 1 क्या है, तो ये विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है। ये निजी अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है। तो बात आती है कि इस निजी अंतरिक्ष स्टेशन का क्या नाम है, तो हेवन 1 है। नाम क्या है, हेवन 1 नाम है।
इसको किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसको विकसित किया गया वॉल्ट स्पेस के द्वारा, वॉल्ट स्पेस के द्वारा विकसित किया गया हेवन 1। अब इसको अंतरिक्ष में किस रॉकेट से भेजा गया? तो फॉल्कन 9 रॉकेट से थ्रू। किसके द्वारा? फॉल्कन 9 रॉकेट के थ्रू। तो हेवन 1 उस विश्व के पहले अंतरिक्ष स्टेशन का नाम हो गया। फॉल्कन 9 रॉकेट का यूज किया गया। डेवलप कितने किया? वो आपके वास्ट स्पेस ने। ये कोई बहुत बड़ा हेवन 1 का आकार नहीं है, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का तथ्य लगा, मुझे यही लगा, अभी हुआ क्या, शनि ग्रह के और बृहस्पति के कुछ क्या हुआ, यानी जुपिटर के और शनि के कुछ नए चंद्रमाओं की खोज की गई। तो शनि के अभी 11 नए चंद्रमा की खोज की गई, और इस खोज के साथ ताइवान के वैज्ञानिकों ने एक्चुअली इन नए चंद्रमाओं की खोज की। ताइवान के वैज्ञानिकों ने इन नए चंद्रमाओं की खोज की, और जब इन नए चंद्रमाओं की खोज की तो अब शनि के कुल उपग्रहों की संख्या कितनी है? कितने उपग्रह हो गए? तो 285। शनि के कुल कितने उपग्रह हो गए? 285 उपग्रह हो गए। शनि के कितने? 285 उपग्रह हो गए। बृहस्पति के 4 नए चंद्रमाओं की खोज की गई। बृहस्पति कितने? बृहस्पति के 4। और बृहस्पति का इसी के साथ क्या हुआ? 100 से अधिक उपग्रह हो गया। तो शनि के पास सर्वाधिक उपग्रह कितने? 285। कितने? 285। फिर बृहस्पति कितने हो गया? 101। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि भाई कह रहा है कि चंद्रमा के पास, शनि के पास 285 उपग्रह हैं, चंद्रमाएं हैं। इसी कारण उसको मून किंग के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है, मून किंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे बता रहा है यूरेनस के पास कितने हैं, नेपच्यून के पास कितने हैं, मंगल के पास कितने हैं, पृथ्वी के पास कितने हैं, ठीक है। हमको पता हुआ कि जो मर्क्यूरी है यानी बुध है, जो वीनस है यानी शुक्र है, इसके पास कोई अपना चंद्रमा नहीं होता है, ठीक है। फिर इनके बढ़ते क्रम में, इनके घटते क्रम में, ठीक है, दूरी के हिसाब से क्रम में अरेंज करने के लिए प्री में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। खैर वो तो प्री का टॉपिक होगा, तुम लोग वहां देख लेंगे, मतलब अलग टॉपिक होगा, वहां देख लेंगे। आगे देखिए क्या कर रहा है कि हमको पता है कि भाई कि जो डार्क मैटर्स है, अगर हम लोग ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड में 85% क्या है? डार्क मैटर्स है। ब्रह्मांड में क्या है? यूनिवर्स में 85% क्या है? डार्क मैटर्स है। और डार्क मैटर्स की हमको पता है क्या होती है कि यहां से प्रकाश उत्सर्जित या परावर्तित होता है। और हमको पता है, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, जब इस पर टार्च मारते हैं तो जब यहां से लाइट निकल के परावर्तित होकर वापस हमारे आंख में पड़ती है, तभी हमको क्या है? ये कोई ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। तो चूंकि यहां से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है या परावर्तित नहीं होती है, यही कारण क्या है कि ये डार्क मैटर्स है। डार्क बोलने का भी रीजन सिंपल सा आती है। तो जब हम कह रहे हैं कि ब्रह्मांड का 85% क्या हिस्सा डार्क मैटर है, और हाल ही में इन डार्क मैटर का क्या किया गया? मानचित्रण किया गया। इनका क्या किया गया? मानचित्रण किया गया। किस टेलीस्कोप के थ्रू? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के थ्रू। किस टेलीस्कोप के थ्रू? जेम्स वेब टेलीस्कोप के थ्रू, ठीक है ना। आगे आइए, कह रहा है कि भारत में एक स्टार्टअप कंपनी है, बेसिकली उसका नाम है स्पेस टाइम 4D। क्या नाम है? स्पेस टाइम 4D। ये बेसिकली केरला की स्टार्टअप कंपनी है, स्पेस टाइम। इसने आकाशा 300 3D को विकसित किया, ठीक है। ये क्या है? तो कह रहा है, अब देखिए, आकाशा 300 3D को विकसित किया, ठीक है। ये क्या है? तो ये बेसिकली एक प्रिंटर है। ये क्या है? एक प्रिंटर है। और अभी इसने क्या किया? इसरो को इसको सौंप दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में आकाशा 300 3D प्रिंटर को किस स्टार्टअप कंपनी ने इसरो को सौंपा? तो स्पेस टाइम 4D ने। स्पेस टाइम 4D ने किसके द्वारा डेवलप किया गया है? स्पेस टाइम 4D के द्वारा, ठीक है। कह रहा है इसरो का 2026 की जब शुरुआत हुई तो 2026 इसरो के लिए बहुत अच्छी नहीं रही। इसका पहला ही मिशन क्या हुआ? फेल हो गया, ठीक है। ध्यान देना कि PSLV 62 से इस मिशन को भेजा गया था। किससे? PSLV 62 से इस मिशन को भेजा गया था श्रीहरिकोटा स्थित जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहां से। किस रॉकेट लॉन्चर का यूज किया गया? PSLV C62 का यूज किया गया, ठीक है। तो देखो या इसमें क्या था? तो बेसिकली इसमें 16 उपग्रह थे, 15 छोटे छोटे उपग्रह थे और एक मेजर उपग्रह था जो कि DRDO का उपग्रह था, ठीक है। वो क्या था? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था, EOS-N था, ठीक है। EOS-N फेल कर गया, PSLV C62 से भेजा गया था। तो साल की खराब तो इसरो की थोड़ी खराब रही। आगे आएंगे, अब देखिए गगनयान मिशन हम लोग छोड़ने वाले हैं। तो गगनयान मिशन के लिए जो अंतरिक्ष यात्री हैं या जो गगनयान मिशन की पूरी प्रक्रिया है
उसकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए लद्दाख में क्या किया गया। लद्दाख में यहां पे देखो एक लिखा होगा कि लद्दाख में तसोकर घाटी है और इस घाटी में लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर क्या किया गया कि मिशन मित्रा संचालित किया जा रहा है। मिशन मित्रा को संचालित किया जा रहा है। क्यों? तो कह रहा अंतरिक्ष मिशनों की तैयारी के लिए, अंतरिक्ष मिशनों की तैयारी के लिए, विशेषकर गगनयान मिशन की तैयारी के लिए, विशेषकर गगनयान मिशन की। अब आप बोलोगे सर मिशन मित्रा क्या है? तो मिशन मित्रा आपका है मैपिंग फॉर इंटर ऑपरेबल ट्रेड्स एंड ठीक है, रिलायबिलिटी असेसमेंट। ये मित्रा का फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म एक ही क्वेश्चन आएगा पेपर में, क्या आएगा नहीं पता, बट एक तो आता ही है। ठीक है, तो हो सकता है मिशन मित्रा में मित्रा का फुल फॉर्म आपसे पूछ दे। ठीक है, तो ठीक है ना। अच्छा, मिशन मित्रा हमने देख लिया। गुजरात का पहला साउंड रॉकेट, अब छोड़िए उनका है अपना, तो खोल क्या है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये मुझे माना कि ये और वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यही क्वेश्चन पेपर में ही आ जाए। देखो तमिलनाडु का एक स्कूल है, उस स्कूल का नाम है अरियाकुडी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। एक तो हमने अपना एक देखा कि जो पडरौना नगर निगम है उसने भी स्पेस हब की शुरुआत की। तो कह रहा है अरियाकुडी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है, इसमें 11वीं कक्षा के बच्चों ने, ठीक है, कुल 13 बच्चे थे, इन्होंने 600 ग्राम के, ठीक है, एक मिनी सैटेलाइट का को लॉन्च किया। ये बेसिकली हीलियम बैलून्स के जरिए जब ये स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचता है, मतलब स्ट्रेटोस्फीयर तक इसको भेज दिया गया था हीलियम बैलून्स के जरिए। तो ये एक उपलब्धि है। उस सैटेलाइट का नाम क्या है? तो उस मिनी सैटेलाइट का नाम है विक्टोसैट 1। विक्टोसैट 1 किसने भेजा? तो अरियाकुडी हायर सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 11वीं के 13 बच्चों ने। ठीक है, बाहुबली रॉकेट मार्क 3 की बात कर रहे हैं, नाम ही में क्या लिखा है? बाहुबली। तो ये रॉकेट मार्क 3 है, इसने क्या किया कि एक यहां पे देखो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को, इसको बाहुबली क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इस रॉकेट ने, इस शक्तिशाली रॉकेट ने अमेरिका के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ठीक है, सैटेलाइट को, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में लगभग 520 किलोमीटर की ऊंचाई में एलईओ में स्थापित करता है। ठीक है, तो अब बात आती है ब्लू बर्ड जो ब्लॉक 2 है, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका वजन यहां पे देखो, यहां लिख रहा है, इस सैटेलाइट के वजन 6.5 टन का ये सैटेलाइट था और ये अब तक का मील का पत्थर है। यह करा, यह मिशन भारत के लिए मील का पत्थर है। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा, इतना ज्यादा वजन लेके क्या हुआ, हमारा जो मार्क 3 है वो पहुंचा, ये मार्क 3 जो आ रहा है वो लेके पहुंचा। ठीक है, इसके लिए ये हमारे लिए एक उपलब्धि है। अब तक का ये सबसे बड़ा वजन था, ठीक है, भारत का, ठीक है, या वर्ल्ड का भी। ठीक है, यहां पे देखो ब्लू ओरिजॉन मिशन था। ठीक है, सॉरी, ब्लू ओरिजॉन कंपनी है, ब्लू ओरिजॉन कंपनी है जेफ बेजोस की। ठीक है, तो यहां पे एक देखिए, एक जर्मन एस्ट्रोनॉट का नाम लिखा है जो कि व्हीलचेयर पे है, उनका नाम है माइकल बेंट हाउस। इनका नाम क्या है? माइकेला बेंट हाउस। कहां पे है? एक जर्मन इंजीनियर है, माइकेला बेंट हाउस। तो जब ये ब्लू ओरिजॉन कंपनी ने, ठीक है, न्यू स्टेफर्ड रॉकेट से क्या किया, एक मिशन भेजा जिसका नाम है NS-37। एक मिशन भेजा जिसका नाम है NS-37। ये मानव मिशन था, इसमें 6 अंतरिक्ष यात्री सवाल थे। कितने? 6। तो इसी में एक व्हील चेयर एस्ट्रोनॉट थे जिनका नाम यहां पे देखिए लिखा होगा माइकेला बेंट हाउस, माइकेला बेंट हाउस। ठीक है, तो ये यहां पे व्हील चेयर का उपयोग कर वहां तक जाती है। ठीक है, व्हील चेयर का उपयोग कर वहां तक जाती हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? डिफेंस को तैयार करते हैं। चलिए, न्यू टॉपिक्स में डिफेंस आपका है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे तो डिफेंस के टॉपिक में हम देखेंगे तो पहला यहाँ पे फैक्ट 2 पनडुब्बियों को लेकर लिखा गया है। वो दोनों स्वदेशी पनडुब्बियां हैं, पूर्णतः तो स्वदेशी नहीं है, लेकिन हाँ, एक पनडुब्बी का नाम है अरिदमन और दूसरी पनडुब्बी का नाम है तारागिरी। ध्यान देना, तो एक है अरिदमन जो कि 90% स्वदेशी तकनीक से बनाई गई एक परमाणु पनडुब्बी है। ध्यान देना, अरिदमन क्या है? एक परमाणु पनडुब्बी है जो कि 90% क्या है? आपकी स्वदेशी तकनीक से बनाई गई है। ठीक है ना। अच्छा, जो आपका तारागिरी है ये एक एडवांस्ड स्टील्थ फ्रिगेट है। अब अगर हम लोग बात करें अरिदमन के बारे में तो कह रहा है कि अरिदमन की तमाम विशेषताएं लिखी हैं कि कितनी लंबाई है, कितना वजन है, कितनी इसकी स्पीड है। तो 125 मीटर लंबाई है, 7000 टन इसका
वजन है और कह रहा है कि इसकी गति 45 किलोमीटर पर घंटा है। खैर ये सब फैक्ट्स तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं वहां फोकस करता हूं। देखो बेसिकली ये हाईलाइटेड है नहीं, तो आप लोग इस पॉइंट को छोड़ दोगे। आर्यमन के बारे में लिखा है कि ये 8 वर्टिकल, इसमें क्या है 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स है, 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स हैं और यह एक से ज्यादा मिसाइल ले जा सकेगी। और ये क्या होगी, एक से ज्यादा मिसाइल ले जा सकेगी। बाकी परमाणु संपन्न है, ये तो हमने बात पहले ही कर ली, ये तो बात पहले ही कर ली। आगे आईएनएस तारागिरी के बारे में लिखा गया है कि आईएनएस तारागिरी में लगभग 75% जो तकनीक है वो स्वदेशी उपकरण है, स्वदेशी उपकरण है। प्रोजेक्ट 17A के तहत इसको बनाया जा रहा है और ये तीसरा फ्रिगेट है आईएनएस तारागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत, जो क्या हुआ, जो आपकी नेवी को दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे ठीक है, अगला है IAS संशोधक नौसेना को शामिल, ठीक है, नौसेना में शामिल। देखो जब हम लोग बेसिकली सीरीज की बात करेंगे तो ये अपने सीरीज की आईएनएस संशोधक है, ये अपनी सीरीज की अंतिम सर्वे पोत है। ये क्या है, ये एक सर्वे पोत है, चौथी और अंतिम सर्वे पोत है, जिसको गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के द्वारा बनाई गया। आप देखो पोतों में क्या करो ना, एक आप वो बना लो, एक चार्ट बना लो कि कौन कोचीन शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया, कौन गोवा शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया, कौन गार्डन रिच बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया, इसका अनावरण कहाँ किया गया, ठीक है, किस सीरीज की है, किस प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है, सीरीज में कौन सा नंबर है, ठीक है, और थोड़ी इनकी स्पीड और वेट वगैरह, ठीक है, कुछ स्पेशल विशेषताएं हैं, तो उसको नोट डाउन करके चार्ट बना लो, फिर ये इजी हो जाता है आपको रिवीजन करना, ठीक है। अच्छा, जो इसकी पहले की 3 सीरीज थी इसकी, तो उनमें पहला सीरीज क्या था आपका आईएनएस संधायक, पहला संधायक, दूसरा निर्देश, तीसरा इक्षक और चौथा जो अभी है संशोधक। तो संधायक पहला सीरीज था, दूसरा इसकी सीरीज क्या थी आईएनएस निर्देशक, तीसरी आईएनएस इक्षक और चौथा क्या है आईएनएस संशोधक, आईएनएस संशोधक। अब लोग नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आईएनएस दूनागिरी की बात कर रहे हैं। आईएनएस दूनागिरी की, दूनागिरी क्या है, ये नीलगिरी श्रेणी का एक कह सकते हैं एक जहाज है, नीलगिरी श्रेणी का एक आपका स्टील्थ फ्रिगेट है, ठीक है। दूनागिरी फ्रिगेट एक ऑलरेडी पहले भी था भारत में, हालांकि वो रिटायर हो गया। तो कह रहा है ये 5वीं नीलगिरी श्रेणी की ये 5वीं क्या है जहाज है, प्रोजेक्ट 17A के तहत ये भी डेवलप की जा रही है, ठीक है, गार्डन रिच बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा, गार्डन रिच बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा, ठीक है ना। धन्यवाद। आगे जो हमको हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो यहां लिखा है युद्धपोत मालवण। देखो मालवण क्या है ना, मालवण बेसिकली एक महाराष्ट्र का तटीय शहर है और उसी तटीय शहर के नाम पे इस शहर का इस युद्धपोत का नाम मालवण रखा गया। अच्छा, मालवण शहर का संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से भी है, ठीक है। तो अभी क्या है, कोचीन शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा ये बनाई जा रही है, किसके द्वारा, कोचीन शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाई जा रही है। ये एक परमाणु रोधी जहाज है, ये क्या है, ये एक परमाणु रोधी जहाज है, ठीक है। अच्छा, इस सीरीज का 8 परमाणु रोधी जहाज बनना है। ये दूसरा मालवण क्या है, दूसरा जहाज है, ये दिमाग रखिएगा कि मालवण आपका इस सीरीज का दूसरा जहाज है। आगे हम लोग देखेंगे तो आगे आपकी बात कर रहा है बेसिकली पिनाका रॉकेट को लेके। ध्यान देना, क्या हुआ, ठीक है, कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ गई थी। कि भारत की पिनाका रॉकेट की पहली फ्लाइट टेस्टिंग सफल हुई उड़ीसा के चांदीपुर से। बेसिकली क्या हुआ, जो एकीकृत या इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है, ठीक है, वहां से पिनाका को बेसिकली क्या किया गया, लॉन्च किया गया, ठीक है। और 120 किलोमीटर की रेंज में इसको दागा गया, इस दौरान इसको 120 किलोमीटर की रेंज में इसको दागा गया था, ठीक है। तो ये एक फैक्ट था, ठीक है, ये एक फैक्ट था। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट फैक्ट को। तो नेक्स्ट आपका आकाश एनजी को लेके है, ठीक है, ठीक है। एनजी का मतलब न्यू जनरेशन हो गया, ठीक है, नई पीढ़ी या न्यू जनरेशन जो भी करो, ठीक है। आकाश एनजी के बारे में मतलब वैसे आप दिमाग में ये वाला फैक्ट्स रख लो, ठीक है, ये वाला फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि आकाश एनजी की विशेषता यह कि ध्वनि की गति से 2.5 गुना इसकी स्पीड है, कितनी, 2.5, ठीक है, साउंड की स्पीड से 2.5 गुना इसकी क्या है, इसकी गति है, 2.5 गुना इसकी गति है, ठीक है। और इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो 60 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, ठीक है। आप देखो कहीं 60 से 70 किलोमीटर लिखा, गूगल करोगे तो, ठीक है, 60 से 70 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। ये दो चीज अपने दिमाग रखो। यहाँ पे
ठीक है, प्रलय मिसाइल के ऊपर चर्चा है। कह रहा है एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइलों का क्या हुआ, सफल परीक्षण हुआ। ये भी कहां से हुआ, तो ये आपका ओडिशा तट से हुआ। कह रहा है कि सतह से सतह पर प्रलय मिसाइल की विशेषता क्या है कि सरफेस टू सरफेस ये लड़ाई करती हैं। कह रहा है सतह से सतह पर अधिकतम कितना 500 किलोमीटर तक वार कर सकती हैं। कितना पेलोड्स ले जा सकती हैं, आयुध ले जा सकती हैं, तो 500 से 1000 kg के करीब में पेलोड्स ले जा सकती हैं। ठीक है, ये इनकी विशेषता होगी, किसकी, प्रलय मिसाइलों की। तो प्रलय मिसाइल की विशेषता क्या होगी कि भाई सरफेस टू सरफेस, पहली विशेषता 500 किलोमीटर इसकी रेंज होगी, 500 to 1000 किलोमीटर तक ये पेलोड्स या आयुध ले जा सकती हैं। ये 3 फैक्ट्स हो गया इनके बारे में। ठीक है, और अभी क्या हुआ, इनको एक ही लॉन्चिंग साइट से 2 बैक टू बैक मिसाइलों का प्रक्षेपण किया गया, जिसकी वजह से ये न्यूज में रही। ठीक है, आगे कह रहा है कि हैदराबाद स्थित जो रिसर्च सेंटर इमारत है, इसने डीआरडीओ की प्रयोगशाला की मदद से इन मिसाइलों को तैयार किया है। आगे कह रहा है पोत अमूल्य के बारे में। पोत अमूल्य कह रहा है पोत अमूल्य अभी तटरक्षक बल में शामिल हो गया। तटरक्षक बल में क्या हुआ, शामिल हुआ। आगे देखिए कह रहा है पोत अमूल्य के बारे में, कह रहा है कि ये 60% स्वदेशी तकनीक से इसको बनाया गया है। एडम्पा श्रेणी का ये क्या है, ये तीसरा फास्ट पेट्रोल वेसल है अमूल्य किस सीरीज का। तो अगला अपने दिमाग में फैक्ट आप रखो, एडम्पा श्रेणी। ठीक है, अमूल्य क्या है, एडम्पा श्रेणी का तीसरा फास्ट पेट्रोल वेसल है, ये अपने दिमाग में हम लोग रखेंगे। ठीक है, आगे आपकी आईएनएस माहे की बात कर रहे हैं। देखो माहे हमको पता है माहे क्या है बेसिकली। ठीक है, तो पुदुचेरी का एक तटीय शहर है माहे पुदुचेरी का एक तटीय शहर है, जिसके नाम पे इस युद्धपोत का नाम क्या रखा गया है, माहे रखा गया। ठीक है, कह रहा है माहे श्रेणी की एक एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट यानी ASWC के पहले युद्धपोत माहे को क्या किया गया, नौसेना यार्ड को दे दिया गया। नौसेना यार्ड को दे दिया गया। 80% स्वदेशी तकनीक से ये बनाई गई है। ठीक है, इसका शुभंकर जो है वो चीता है। चीता सिंपल सी बात है, ये गति और एकाग्रता का प्रतीक होता है। इसका जो मोटो है वो है साइलेंट हंटर्स, जो कि गुप्तता और सतर्कता का प्रतीक है। साइलेंट हंटर्स क्या इसका मोटो है। साइंस टेक्नोलॉजी का लास्ट फैक्ट जो है वो समुद्र प्रताप है। समुद्र प्रताप जो कि स्वदेशी पोत है, इसको अभी नौसेना को दे दिया गया। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां लिखा गया है कि यह एक प्रदूषण नियंत्रण, ये पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है। ये ध्यान देना, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखो यहाँ पे लिखा गया है, जिसको आप याद कर सकते हो। अब हम बुक्स के बारे में तो आपको एक डिटेल वीडियो ही बनाए थे। ठीक है, 20-25 मिनट का। आपको केवल 6 बुक्स याद कराऊंगा। ठीक है, आज वो है शशि थरूर जी की एक बुक है द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म। अभी मैं आपको कुछ जब पुरस्कार पढ़ाऊंगा इसके बाद से वही पढ़ाऊंगा, तो कुछ और भी बुक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी यहां के बाद से टच करूंगा। कह रहा द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म, ये शशि थरूर जी की बुक है। उर्जित पटेल जी की बुक है द ग्रेड सैंक्शंस हैक, ये बेसिकली ठीक है ये उर्जित पटेल जी की बुक है, जो कि आपको देखना है। धीर काकड़िया, देखो महात्मा गांधी जी क्या थे, बहुत धीरवान व्यक्ति थे, तो एक महान संचालक, ये धीर काकड़िया की बुक है। महात्मा गांधी एक महान संचालक। हर पार्वती कथा, जो कि राम कुमार मुखोपाध्याय जी की बुक है। कह रहा है कि राम कुमार को उनकी इस कृति के लिए क्या किया गया, सरस्वती सम्मान 2025 से भी सम्मानित किया गया है, हर पार्वती कथा के लिए। ठीक है, आगे है द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। ठीक है, ये किसकी बुक है, तो द गोल्डन रोड जो बुक है ये विलियम डेल रिम्पल की बुक है। ये विलियम डेल रिम्पल की बुक है, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इस बुक को हाल ही में मार्क लिटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द गोल्डन रोड नामक जो बुक है, इसे हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला, तो मार्क लिंटन पुरस्कार मिला। मार्क लिंटन हिस्ट्री अवार्ड मिला। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है, विलियम डेल रिम्पल द्वारा। यहां पर देखिए एक बुक है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। ठीक है, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। तो कोई अगर लोनलीनेस फील कर रहा है तो क्या आशा की किरण दिखाई पड़ेगी, तो आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे, नहीं तो मतलब एक संकेत मिलता है। ठीक है, तो किरण देसाई ऐसे सिंपली वो दिखा सकते हैं। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी किरण देसाई की बुक है।
और लोग क्या करा कि भारतीय मूल की किरण देसाई को इस उपन्यास के लिए 2025 के बुकर प्राइज के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया था, इसी बुक के लिए। आगे देखेंगे तो फ्लैश करके एक बुक है, किसकी, डेविड, ठीक है, सेजले की, ठीक है, सेजले की, कह रहा है 2025 का बुकर प्राइज इनको से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट बात है, 2025 का बुकर प्राइज किसने जीता, तो फ्लैश ने, जो कि डेविड स्लेजेल की बुक है। और 2025 की बुकर प्राइज की तरफ से भारतीय मूल की किरण देसाई को शामिल किया गया था, किस बुक के लिए, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी नामक बुक के लिए। और लास्ट बुक देखेंगे मोदी का मिशन, बर्जिस देसाई जी की बुक है, किसकी, बर्जिस देसाई जी की बुक है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आपका कोशिश करो लो इकोनॉमिक्स टच कर देता हूं। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं, चलिए इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। तो इकोनॉमिक्स में देखो पहली बात भारत की खेल अर्थव्यवस्था के बारे में बात की गई है। कह रहा है कि खेल अर्थव्यवस्था भारत की पहली बार कहां पहुंच गई है, 2 अरब डॉलर तक। पहली बार कहां पहुंच गई, कितनी, 2 अरब डॉलर तक पहुंच गई। तो ये फैक्ट्स दिमाग रखेंगे, 2 अरब डॉलर वाला, ठीक है। आगे कह रहा है ये रिपोर्ट कहां प्रकाशित किया गया, तो रिपोर्ट आपका, ठीक है, कह रहा है कि ठीक है, स्पोर्टिंग नेशन बिल्डिंग एलिगेसी रिपोर्ट 2026 में ये प्रकाशित हुआ। स्पोर्टिंग नेशन बिल्डिंग एलिगेसी रिपोर्ट 2026 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। भारत की वर्तमान में ये आंकड़ा 2 अरब डॉलर पार करके कितना हो गया, 18,864 करोड़ रुपए का मूल्य हासिल हो गया खेल अर्थव्यवस्था का। हालांकि क्रिकेट का योगदान इसमें सर्वाधिक है, पिछली बार से 13.4% अधिक है। कितना, 13.4% अधिक है, ठीक है ना। अच्छा, खाद्यान्न उत्पादन में केवल 2 फैक्ट्स याद करो कि 25-26 में खरीफ उत्पादन कितना होगा और रबी उत्पादन कितना हुआ। टोटल खाद्यान्न उत्पादनों में हम बस इतना याद करेंगे कि 2025-26 में कुल कितना खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन हुआ और कुल कितना रबी खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ, 1741.44 लाख मीट्रिक टन। कितना, 1741.44 लाख मीट्रिक टन। अच्छा, रबी खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ, तो 1745.13 लाख मीट्रिक टन। कितना, 1745.13 लाख मीट्रिक टन ये रबी का उत्पादन हुआ 25-26 में। यानी हम लोग कह सकते हैं कि सर्वाधिक रबी फसलों का जो उत्पादन हुआ वो ज्यादा हुआ। अब हम लोग इसमें इंडिविजुअल ना जान के बहुत मन करे तो गन्ना आप सेपरेटली याद कर सकते हो। गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पे है। गन्ने का के लिए हमको पता है कि ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पे देखना, 5,002 लाख टन का उत्पादन हुआ, ठीक है ना। विश्व व्यापार संगठन का अभी 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजन किया गया, ठीक है। कहां पे, तो कैमरून के याउंडे में भारत की तरफ से यहां पे कौन गया था, पीयूष गोयल जी गए थे, भारत की तरफ से पीयूष गोयल जी। ह्यूरोन ग्लोबल रिच लिस्ट जारी हुआ, ये दुनिया की ये 15वां अपनी इनका संस्करण था, ठीक है। ये बताते हैं कि टोटल कितने अरबपति हैं विश्व में, तो 20 और इसके आगे लिख दो 40, यानी 40-20 अरबपति हैं। सर्वाधिक अरबपति कहाँ हैं, हुरून कहती है चाइना में, दूसरे नंबर पर अरबपति कहाँ हैं, अमेरिका में, और तीसरे नंबर अरबपति कहाँ हैं, भारत में। टोटल कितने हैं, 40-20। भारत में अरबपतियों की संख्या कितनी है, तो 308 अरबपति हैं भारत में। कितने, 308। पिछले वर्ष से 57 अधिक अरबपति इसमें जुड़ गए हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद से आप बहुत सारा फैक्ट्स याद कर लो। या आपने माना कि एलन मस्क साहब सर्वाधिक अमीर हैं, 700 बिलियन डॉलर पार करने वाले ये क्या है, पहले व्यक्ति बन गए हैं। मुकेश अंबानी भारत के सर्वाधिक अमीर हैं, उसके बाद से गौतम अडानी है, ठीक है। अच्छा, स्वनिर्मित अरबपतियों की कैटेगरी में अगर हम महिला कैटेगरी में जाएं, जो चीन में सर्वाधिक अरबपति हैं स्वनिर्मित महिला अरबपतियों में, ठीक है। आगे कह रहा है कि सबसे अधिक सरकारी कर्ज लेने वाले दुनिया के देशों में, तो यहाँ पे एक लिस्ट लिखा है कि सबसे अधिक सरकारी कर्ज लेने वाले दुनिया के देशों में पहले नंबर पे अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर जापान है, फिर यूके है, 7वें नंबर पे भारत है। तो अगर आप कर्ज हो तो आप अमीर हो, कर्ज लेके अमीर बनने की आदत पालो साहब, ठीक है, राजा बनने वाली फीलिंग, ठीक है। तो अमेरिका ठीक है, अमेरिका सर्वाधिक, फिर चाइना की बारी है, फिर जापान की, भारत 7वें नंबर पे है। भारत का कर्ज कितना है, 3.36 ट्रिलियन डॉलर भारत का कर्ज है। कितना, 3.36 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। और अगर हम लोग इस 3.36 को देखें तो भारत का कर्ज से जीडीपी अनुपात कितना है, तो लगभग 81.9% है। कितना मेरे भाई, 81.9% है, 81.9% है,
ठीक है ना। आप लोग देखेंगे फोर्ब्स ने फिर बताया, अब तो हुरू ने बताया था, ठीक है। अब फोर्ब्स करिए नहीं, विश्व में 3428 अरबपति हैं, इनकी कुल संपत्ति कहती है 20.1 ट्रिलियन है, 20.1 ट्रिलियन है। पिछली बार से 4 ट्रिलियन ज्यादा, 4 ट्रिलियन संपत्ति बढ़ी है। ये भी कहती भाई एलन मस्क ज्यादा अमीर है, ठीक है, एलन मस्क को ही अमीर बताती है। उसके से लैरी पेज, फला ढिमका है, ठीक है। भारत में अगर को करा कि सर्वाधिक, ये कहता है सर्वाधिक जो अरबपति वो अमेरिका में, ऊपर वाली लिस्ट क्या कहती है, यूरोप वाली सर्वाधिक अरबपति, तो ऊपर वाली लिस्ट को आप ध्यान से देखो तो वो कहती है चाइना में सर्वाधिक अरबपति है। कहाँ पे? चाइना में। लेकिन ये लिस्ट क्या कहती है, ये कहती है जो फोर्ब्स की है, ये कहती है सर्वाधिक अरबपति कहाँ है, तो सर्वाधिक अरबपति अमेरिका में है, फिर चीन में है, तीसरे नंबर पर अरबपतियों की संख्या कहाँ पे है, भारत में। तीसरे नंबर पर अरबपतियों की संख्या कहाँ पे है, भारत में। यहाँ भी मुकेश अंबानी जी टॉप पे है, ठीक है ना। बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया, जो महिलाएं हैं, जो महिला एसएचजीज चलती हैं, स्वयं सहायता संघ चलते हैं, उनके लिए यूपीआई लिंक्ड, ठीक है, ओवरड्राफ्ट सुविधा चालू किया। और यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट सुविधा चालू करने वाला पहला बैंक बन गया कौन, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने हैदराबाद में इसका शुभारंभ किया, ठीक है। 5,000 रुपए तक के क्रेडिट का, ठीक है, पात्र जो भी एसएचजीज होंगी वो डिजिटली 5,000 रुपए तक के क्रेडिट का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी बात है, ठीक है। राजस्थान इंडस्ट्रियल वाले को छोड़ो आप लोग, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी, भारत औद्योगिक विकास योजना का शॉर्ट फॉर्म है भाग्य योजना। क्या नाम है, भाग्य योजना। हाल ही में भाग्य योजना को मंजूरी दी गई और इस योजना के तहत बोला गया कि हम लोग क्या करेंगे, 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करेंगे। कितना, 100 प्लग एंड प्ले। और इसकी आकार कितना रहेगा, तो इसका आकार होगा 33,660 करोड़ रुपए। कितना होगा, 33,660 करोड़ रुपए। आगे कह रहा है, ठीक है, आगे इसके बारे में देखिए, यहाँ पे बहुत सारी बातों को लिखा गया है, ठीक है, कि यह योजना प्लग एंड प्ले मॉडल है। इसमें उद्योगों को पूर्व स्वीकार भूमि, मतलब बेसिकली पहले से प्लग एंड प्ले का मतलब होता है कि आओ चालू कर दो, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। और ये सारी बातें बोली गई इन डिटेल, तो क्लासेस मैंने ऑलरेडी ले रखी है, बस हम लोग हेडिंग्स और अंदर की 2-3 बातों को समझेंगे। कह रहा है भारत का कुल विदेशी ऋण की बात करा कि भारत में कुल कितना विदेशी ऋण है, तो कह रहा भारत के अगर हम लोग एक्सटर्नल डेप्ट की बात करें, बाह्य ऋण की बात करें, ठीक है, तो वो है 746 अरब डॉलर। कितना मेरे भाई, 746 अरब डॉलर है, 746 अरब डॉलर है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो ऋण है भारत का, ये डॉलर में सर्वाधिक है, डॉलर के बाद से रुपए में है, रुपए के बाद से जापानी येन में है, उसके बाद से एसडीआर में, उसके बाद से एसडीआर में। सर्वाधिक किसमें है, डॉलर में, डॉलर के बाद से किसमें है, रुपया में, रुपया के पास क्या है, जापानी येन में, उसके बाद से एसडीआर में है, ठीक है, भारत का ऋण, ठीक है। ये फैक्ट याद करना था। 50% से अधिक लोन, 54% का भारत का किसमें, आपका डॉलर में, और 30% के करीब में रुपए में। आगे देखेंगे, कह रहा है नीति आयोग का निर्यात तैयारी सूचकांक, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ये स्टेट के ऊपर चर्चा करता है। इसकी 4 पिलर्स हैं कि भाई निर्यात इंफ्रा किस स्टेट का कितना अच्छा है, ठीक है, जो बिजनेस इकोसिस्टम में वो कैसा है, ठीक है, जो पॉलिसी एंड गवर्नेंस है वो कैसा है, और परफॉर्मेंस कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है। इसमें जो सबसे ज़्यादा भार है वो बिजनेस इकोसिस्टम का है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह का अच्छा मानक है। अब इसमें क्या है, बड़े राज्यों और छोटे राज्यों को करके कैटेगरीज डिवाइड किया गया है। तो कह रहा है बड़े राज्यों में सर्वाधिक अच्छा स्कोर किसने किया है, महाराष्ट्र ने, उसके बाद से तमिलनाडु ने, उसके बाद से गुजरात ने। ओवरऑल भी बात करें बड़ा छोटा छोटा सब मिक्स करके, तो भी यही टॉप थ्री क्या है आपकी स्टेट है, महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर गुजरात। तो निर्यात तत्परता सूचकांक, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में महाराष्ट्र सर्वाधिक अच्छा परफॉर्म किया है, फिर तमिलनाडु, फिर गुजरात, ठीक है, फिर गुजरात, ठीक है। कह रहा है कि आगे ध्यान देना, कह रहा है जो 17 बड़े राज्यों हैं उनमें 8 राज्य क्या हैं लीडर की कैटेगरी में है। ये देखो यहाँ पे राज्यों का क्रम लिखा है, तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात, ठीक है, ये अग्रणी में है। अग्रणी यहाँ पे 8 स्टेट ही अग्रणी वाले हैं, ठीक है। बाहर यूपी अग्रणी स्टेट में शामिल है कि नहीं, तो देखो यूपी यहाँ पे ध्यान से मेरे भाई 4th रैंक पे है, क्योंकि जो सबसे बड़ा पिलर है ना बिजनेस इकोसिस्टम, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में आप देखो बाहर यूपी मैक्सिमम समय तक 2 नंबर पर आया, कुछ समय 1 नंबर पर भी आया। तो लीडर्स कैटेगरी में कुल 8 हैं। टॉप 3 का नाम हमको याद रखना चाहिए, ओवरऑल कैटेगरी में भी यही है, चौथे पे चूंकि यूपी ही है, ठीक है। कुल कितने अग्रणी हैं, तो अग्रणी 8 हैं, अग्रणी कितने 8 हैं, ठीक है ना, ये चीज ध्यान देना, ठीक। आगे आते हैं, कह रहा है कि यहां पे एनएमडीसी 50 मिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन करने वाली क्या हुई,
पहली कंपनी बनी है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे जब हम बात करेंगे NMDC तो एन से नेशनल ठीक है मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, एम से मतलब मिनरल होगा, ये मिनरल लिखा गया है। ठीक है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये NMDC कंपनी, इसका नाम याद रखो, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसने 50 मिलियन टन, कितना मेरे भाई, 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन, ठीक है, लौह यानी आयरन ओर का उत्पादन करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई। कितनी, भारत की पहली कंपनी बन गई। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि NMD, ठीक है, इसके बारे में कह रहा है कि LMD, ठीक है, लिमिटेड इस्पात मंत्रालय ने, ठीक है, ये छोड़ो, यहाँ पे कह रहा है कि आगे ये इसके बारे में बता रहा है कि एक नवरत्न कंपनी है। ठीक है, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे यहाँ पे बेस ईयर बदल दिया गया, उसके बारे में बात कर रहा है, कह रहा CPI, GDP और ठीक है IIP के बेस ईयर में बदलाव कर दिया गया। ठीक है, अब देखो कह रहा है GDP और IIP का जो नया बेस ईयर हो गया, कितना हो गया मेरे भाई, 2022-23। कितना हो गया है, 2022-23। कह रहा है GDP और IIP का कितना हो गया, 2022-23। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का, ध्यान देना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI कितना हो गया है, CPI का बेस ईयर 2024, CPI का 2024 और GDP और IIP का क्या हो गया 2022-23। ये पेपर में करेक्ट फॉर्म में आएगा, सीधा डायरेक्टली दिमाग में रखना। ठीक है, ये जो बदलाव किया गया तो एक कमेटी थी विश्वनाथ गोलदार कमेटी। विश्वनाथ गोलदार कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 26 सदस्यीय कमेटी थी, ये सुझाव दिया गया। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स बेसिकली दिखाता है कि दुनिया के कौन से ऐसे देश हैं जो ताकतवर देश हैं। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका हमको बताया कि भाई कि ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में सॉफ्ट पावर की आप लिखा है, ठीक है, मारपीट में नहीं। ठीक है, सॉफ्ट पावर इंडेक्स में अमेरिका टॉप पे है, फिर चाइना है। सॉफ्ट पावर इंडेक्स में अमेरिका टॉप पे है, फिर चाइना है। सॉफ्ट पावर इंडेक्स में भारत किस रैंक पे है, 32वें रैंक पे। सॉफ्ट पावर इंडेक्स में भारत किस रैंक पे है, 32वें रैंक पे। भारत का करा कि पिछले साल के मुकाबले भारत सॉफ्ट पावर में 2 स्थान नीचे गिरा है, 2 स्थान नीचे गिरा है। ठीक है, भारत का स्कोर खराब हुआ है पिछले सालों की तुलना में। ठीक है, सॉफ्ट पावर इंडेक्स में दूसरे नंबर पर चाइना है। भाई जिसकी इकोनॉमिक पावर अच्छा होगा वही सॉफ्ट पावर में भी सिंपली है अच्छा जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि 100% बीमा कवरेज प्राप्त करने वाला पहला जिला कौन बना, तो अलवर जिला जो है ना राजस्थान का, वो 100% बीमा कवरेज प्राप्त करने वाला पहला जिला बन गया है। ठीक है, ये बात किसने बताया, तो IRDAI ने बताया। इसी की एक संयुक्त पहल के तहत ऐसा हुआ भी। ठीक है, कह रहा भारत का अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता, बेसिकली ये हुआ क्या ना कि एक FTA हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, किसके साथ, EU के साथ एक समझौता हुआ है। ठीक है, और इस समझौते में जो यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष हैं, ध्यान देना, जो यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा और जो यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डर लेयन। ये पहली बात, इन दोनों लोग का नाम याद करना है। एंटोनियो कोस्टा क्या है, काउंसिल के अध्यक्ष हैं, ठीक है, और कमीशन की उर्सुला वान डर लेयन। इन दोनों लोगों की उपस्थिति में बेसिकली क्या हुआ, भारत यूरोपीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में, और वहीं पे क्या है FTA को साइन किया गया, FTA को साइन किया गया। अब ये FTA को क्या करा, चूंकि भाई EU के साथ हुआ है तो EU में बहुत सी कंट्रीज हैं, इसी के लिए इसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा जा रहा है, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा रहा है। अब इसके अंदर की एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने खैर पहले भी देख रखा है। ठीक है, ठीक है, क्या यहाँ पे देखो कह रहा है विश्व की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में क्या हुआ, ये एक समझौता हुआ है। ठीक है, तो EU दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी और भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, इन दो के बीच समझौता है। कह रहा है इन दोनों का GDP की अगर बात करें तो इन दोनों का मिक्स तौर पे वैश्विक GDP का 25% हिस्सा के बराबर है ये दोनों देश। ठीक है, ये दोनों मतलब EU और भारत। जबकि ट्रेड में 1/3, विश्व में जितना ट्रेड होता है 1/3 इन्हीं यही करते हैं, 1/3 ट्रेड यही करते हैं। ठीक है, इनके बारे में है। नारियल के प्रोडक्शन में कह रहा है कि भारत शीर्ष रैंक पे है, ये पेपर में क्वेश्चन बन के आएगा, 200% चांस है। नारियल की खेती में भारत क्या है, भारत का हिस्सा सर्वाधिक है। कह रहा है कि नारियल के उत्पादन में भारत शीर्ष स्थान पे है। उसके पास से कौन है, उसके पास से इंडोनेशिया। उसके पास से कौन है, उसके पास से इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया ही था, इंडोनेशिया को भारत पीछे करके आगे आ गया है। ठीक है, अगर हम लोग राज्यों के हिसाब से देखें तो भारत में नारियल उत्पादन में सर्वाधिक जो राज्य है वो केरला है। केरला वैसे कर्नाटक और तमिलनाडु है। केरला के पास कौन है, कर्नाटक और तमिलनाडु है। तो स्टेट में जाएंगे तो केरला है, फिर कर्नाटक तमिलनाडु है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान देना। कह रहा ये उपलब्धि बेसिकली क्या है कि जो देश में नारियल उत्पादन बढ़ा है तो कोकोनट प्रमोशन स्कीम के तहत ऐसा हुआ है, तभी ये उत्पादन बढ़ा है। ठीक है, फोर्ब्स सूची देखिए यहाँ पे कह रहा दुनिया के 10 युवा अरबपतियों की फोर्ब्स सूची आई है। ठीक है, तो युवा अरबपतियों के मामले में कह रहा है
कि जिनकी उम्र क्या है 30 वर्ष से कम है, तो 30 वर्ष के कम वाले जो युवा अरबपति होते हैं, बेसिकली बाप के पैसे जब डिवाइड होते हैं तो ये अरबपति बन जाते हैं, ठीक है। तो वो अरबपति हैं बेसिकली, ठीक है, ठीक है। तो अब इन अरबपतियों में देखेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि टॉप 10 में एमिली वोक्ट ट्रेजेस और जोहान्स वान बॉन्खाक जैसे नाम है, जिनकी उम्र केवल 20 ही साल है, ठीक है। जानना वोक्ट ट्रेजेस के बारे में क्या कह रहा है कि ब्राजील के एमिली वोक्ट ट्रेजेस दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपति हैं। तो एक तो ये फैक्ट हम लोग बस दिमाग में रख लें, ठीक है। अगर हम लोग आगे जाएं, भारत के नजरिए से देखें, तो 22 वर्षीय अप्रवासी माता पिता की बेटी है जो कि एक एआई उद्यमी है, सूर्यमिधा छठे रैंक पे इसमें सूर्यमिधा, ठीक है। जानना इन्होंने एआई भर्ती स्टार्टअप जिसका नाम है मरकार की स्थापना की और उसके जरिए अपनी पहचान बनाई। किसका, इनका नाम क्या है, सूर्यमिधा, ठीक है। 16वें वित्त आयोग के हमको पता है कि उपाध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया जी हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1 फरवरी को संसद में, ठीक है, प्रस्तुत की वित्त मंत्री के सामने, ठीक है। अब देखो इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, पहले तो आप ये याद करो कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्सेशन का हिस्सा है, ठीक है, वो 41% इन्होंने निर्धारित किया है, ठीक है। 41% इन्होंने निर्धारित किया है, ठीक है, ठीक। इसमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा कितना रहेगा, उत्तर प्रदेश का 17.94%। यूपी का हिस्सा कितना है, यूपी का हिस्सा सर्वाधिक है 17.94%। हालांकि पिछली बार, ठीक है, सॉरी, पहले यूपी का हिस्सा 17.4 था, अभी ये घट के कितना हो गया है, 17.62%, ठीक है। तो यूपी सबसे बड़ा हिस्सेदार है, लेकिन यूपी का हिस्सा कितना है, 17.62। पिछली बार से घटा है कि बढ़ा है, तो घटा है, ठीक है ना। ध्यान रखना, बिहार दूसरे नंबर पे है, ठीक है। कह रहा कि जो पहले देखिए, कह रहा कि जो ये वितरण था, कह रहा वितरण का पहले जो पैमाना था वो ये था, ठीक है। 15वें वित्त आयोग का जो पैमाना था वितरण का वो ये था, और राज्यों के वित्त में कितना मतलब धन का वितरण होगा, और 16वें में अब जो पैमाना है वो ये हो गया है, ठीक है। तो अब इस पैमाने को मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे बराबर है, कहाँ पे बढ़ा है, कहाँ पे घटा है। तो देखो केवल जनसंख्या वाले मामले में, ठीक है, का जो वेटेज है वो बढ़ा है, ठीक है, 15 का 17.5 हो गया है। बाकी वर्ण और परिषद की 10% पहले भी था, 10 अभी भी है। तो ये जो पैरामीटर्स हैं, जो मानदंड है, मानदंडों पे इन डिटेल चर्चा किया था। बस अब दो दिमाग में रखो, जनसंख्या में बढ़ा है और वर्ण और परिषद में इक्वल है, ठीक है। फॉर्मूले का कह रहा है कि जो सबसे ज्यादा लाभ मिला है वो कर्नाटका को लाभ मिला है, ठीक है। तो कह रहा है कि कर्नाटका को लाभ मिला है, और इसका जो विभाज्य पुल में अंशदान है, पहले केवल 3.6% था, अब बढ़ के 4.13 हो गया है। तो सर्वाधिक लाभ किसको मिला है, तो सर्वाधिक लाभ आपका कर्नाटका को मिला है, ठीक है। और किसका अंशदान घटा है, तो घटा सर्वाधिक है एमपी का, बढ़ा किसका है, तो बढ़ा है कर्नाटक का। वर्तमान में भी सर्वाधिक अंशदान किसको मिल रहा है, उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। कितना मिला है, 17.62% मिल रहा है, ठीक है ना। ओके, बाकी इन चीजों को आप तैयार करो अपने से। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट से डायरेक्टली फोकस हो वहां को फोकस करते हैं। आगे कह रहा है कि आधिकारिक रूप से भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना। अभी हमने जब ऊपर ईयू के साथ हमने जब, ठीक है, देखा एफटीए, तो ये हमने पढ़ा भी कि दुनिया की दूसरी और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में एमओयू हुआ, ठीक है। अब देखिए जीडीपी का आकार हमारा 25% है, वगैरह वगैरह हमने फैक्ट्स ऊपर पढ़े। तो देखो है क्या, अब कह रहा है कि भारत की जो नॉमिनल जीडीपी है वो $4 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर चुकी है। कितना, $4 ट्रिलियन। कह रहे इन सभी चीजों को छोड़ो, यहाँ पे एग्जैक्ट नीति आयोग के सीईओ हैं सुब्रमण्यम जी, उन्होंने ही इसका मतलब आह्वान किया, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो पहली बात तुमको यहाँ पे क्या चीजें देखनी है, तो 4.18 यहाँ पे पढ़ो, कितना है, $4.18 ट्रिलियन, ये भारत की, ठीक है, की अर्थव्यवस्था का आकार हो गया, ठीक है। और भारत से ऊपर कौन है, अमेरिका है, चीन है, जापान है, सॉरी जर्मनी है, अमेरिका, चीन है, जर्मनी है, ठीक है ना। हमने भी जापान को पीछे कर दिया। भारतीय रेलवे ने ब्रॉड गेज
नेटवर्क का 99.2% विद्युतीकरण पूरा किया। पहले तो ये हेडिंग ही याद करो, कितना 99.2। और भारत दुनिया के बहुत से देश, चाहे वो यूके हो, रसा हो, चाइना हो, इन सभी देशों से इस मामले में ब्रॉडगेज विद्युतीकरण के मामले में भारत आगे निकल चुका है। भारत के 14 रेलवे जोन तो ऐसे हैं जो यहाँ पे 100% क्या हो चुकी है, विद्युतीकरण हो चुका है। कितना 100%, ठीक है। देना करा भारत में रेल परिवहन सड़क परिवहन की तुलना में 89% का CO2 उत्सर्जित करता है। करा कि भारत में रेल परिवहन अब सड़क परिवहन की तुलना में कितना, केवल 89% का CO2 एमिशन करता है, ठीक है। ठीक है, आगे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और गूगल भारत में, ठीक है, 67.5 अरब डॉलर का निवेश प्रस्ताव रखा है। कितना, 67.5 अरब डॉलर का। तो ये दिमाग रखो। यहाँ पे देखो क्लियर कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने भारत में, कह रहा है भारत में AI की बुनियादी ढांचा का डेवलप करना हो, स्किल डेवलपमेंट करना हो, इन चीज़ों के लिए 17.5 अरब डॉलर, ठीक है। मतलब तीनों की अलग अलग कैटेगरीज बना दिया है, ठीक है। कितने कितने डॉलर का कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अमेजन 2030 तक भारत में कह रहा है कि हम 35 अरब डॉलर का निवेश करेंगे, ठीक है। गूगल ने बोला कि हम विशाखापट्टनम में एक अत्याधुनिक AI हब बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने बोला है कि हम 15 अरब डॉलर का निवेश करेंगे। कितना, 15 अरब डॉलर का। तो सबसे ज़्यादा निवेश कौन कर रहा है, तो 35 अरब डॉलर का निवेश अमेजन कर रही है, ठीक है। फिर इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि 17.5 का माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है। फिर उसके बाद से 15 अरब डॉलर का कौन कर रहा है, तो वो गूगल कर रही है। आगे देखेंगे तो लिखा है केमिकारा ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय रम, ठीक है। करा है कि केमिकारा को लंदन में आयोजित द स्प्रिट्स बिजनेस अवार्ड 2025 में रम ब्रांड ऑफ द ईयर चुना गया। तो भैया आपको पिए तो क्या पढ़े, ये केमिकारा। केमिकारा को लंदन में आयोजित द स्प्रिट बिजनेस अवार्ड मिला है, रम ऑफ द ईयर से नामित किया गया है। और भाई अगर आप इसे पी रहे हैं तो यह रम गन्ने के शुद्ध रस से बनी होती है। तो गन्ने का जूस मान के इस रम को, इस शराब को पी सकते हैं कि एक प्रीमियम रस है जिसे बिना किसी रंग स्वाद के अमेरिकी ओक बैरल में एज्ड किया गया, ठीक है। यह रम क्या है, पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित है, ठीक है। पशुपालन को लेके एक सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स आई है, कह रहा है कि ये क्या कहता है, तो बेसिकली देश में कह रहा है कि दूध, अंडे, मांस, ऊन जैसे जो उत्पाद हैं वो बेसिकली पशुओं से ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये डाटा वाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध उत्पादन बता रहा है, कह रहा है 24-25 में जो कुल दूध का उत्पादन हुआ है वो कितना हुआ है, 247.87 मिलियन टन। कितना, 247.87 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है दूध का, ठीक है। अंडा का उत्पादन कितना हुआ भाई, तो अंडा का उत्पादन आप सबका कितना टन में तो हम मेजरमेंट कर नहीं पाएंगे सबका। तो हम ये कहूँगा ना कि मैं आपसे कहूँगा कि बेसिकली प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता, इसके पहले PYQ में आ चुका है, आप देख सकते हो। तो प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता भारत में बढ़ी है, इस वक्त कितना हो गया है, 485 ग्राम। ये पीटी के डायरेक्टली क्वेश्चन हो सकता है, 485 ग्राम प्रति दिन हो गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दूध उत्पादक शीर्ष राज्यों में पहले उत्तर प्रदेश है, फिर राजस्थान है। यूपी राजस्थान एक दूसरे को कंपीट करते हैं, पहले यूपी है, फिर राजस्थान है, फिर MP है, ठीक है। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है, तो 485 ग्राम। 485 ग्राम। भारत का लगभग 16% दूध कहाँ उत्पादित होता है, तो अकेले उत्तर प्रदेश में, ठीक है। दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत क्या है, पहले नंबर पे है। अंडा उत्पादन की बात करें तो अंडा उत्पादन में भारत क्या है, सेकेंड नंबर है, विश्व में द्वितीय स्थान पे है। कह रहा है कि प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता की बात करें तो 62 ध्यान देना, प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता की बात करें तो 106 अंडा, 106 एग, ठीक है, अंडा पर ईयर, ये उपलब्धता है भारत पे, ठीक है। दूध की उपलब्धता कितनी है, तो 485 ग्राम प्रतिदिन, 485 ग्राम प्रतिदिन। अगर हम लोग राज्यों की बात करें तो अंडा सर्वाधिक आंध्र प्रदेश का योगदान है। आंध्रा के बाद से तमिलनाडु, आंध्रा के बाद से तमिलनाडु का योगदान है। तमिलनाडु के बाद से तेलंगाना, ठीक है, ठीक है, यानी ठीक है। तो आंध्र प्रदेश वाले क्या है, आंध्र प्रदेश वाले आंख मूंद के, आंख मूंद के क्या खाते हैं, अंडा खाते हैं, ठीक है। फिर तमिल वाले खाते हैं, फिर तेलंगाना, ठीक है। तो टॉप थ्री अंडा उत्पादक हो गए। अब यहाँ पे हम लोग मांस का उत्पादन देखें तो मांस के उत्पादन में भारत का कौन सा रैंक है मेरे भाई, 4th रैंक है भारत का। अगर हम लोग शीर्ष राज्यों में मांस का उत्पादन देखें तो वेस्ट बंगाल सर्वाधिक मांस का उत्पादन करता है,
उसके बाद से आपका यूपी करता है मांस का उत्पादन, यूपी करता है मांस का उत्पादन। तो मांस उत्पादन में यूपी का कितना नंबर है? मांस उत्पादन में यूपी का दूसरा नंबर है। अगर हम लोग ठीक है, मांस उत्पादन में यूपी का दूसरा नंबर है, ठीक है। हम लोग ऊन की बात करें, ऊन की बात करें तो देखो ऊन में अगर हम लोग शीर्ष उत्पादन देखें तो राजस्थान इसमें सबसे बड़ा, ऊन के उत्पादन में सर्वाधिक जो भूमिका है वो किसकी है? वो राजस्थान का, राजस्थान का सर्वाधिक भूमिका है, ठीक है। ध्यान रखना, कह रहा कि केवल कुछ ही राज्य जैसे राजस्थान हो गया, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हिमाचल हो गया, ये वो राज्य हैं जो इनको मिला दिया जाए तो लगभग 86% के करीब में ऊन तो इन्हीं 4-5 राज्यों से आता है, ठीक है, इन्हीं 5 राज्यों से आता है। सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। सर्वाधिक ऊन लगभग 50% यानी 47.85% ऊन का उत्पादन राजस्थान में होता है। गूगल पे ने भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, कितना, कौन सा? तो गूगल पे ने, कह रहा है कि यह कार्ड एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया, रुपे नेटवर्क पर भी इसको जारी किया गया, रुपे नेटवर्क पर भी इसको जारी किया गया है, ठीक है। आगे कह रहा है कि रुपे और यूपीआई दोनों को इसका संचालन एनपीसीआई के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये एक फैक्ट है। आगे कह रहा है कि आरबीआई ने आरबीआई ने एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक का डीएसआईबी दर्जा बरकरार रखा है। पहली बात ध्यान देना कि डीएसआईबी यानी डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक, डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक का दर्जा किन बैंक्स को प्राप्त है? तो भाई एसबीआई को प्राप्त है, एचडीएफसी को प्राप्त है और आईसीआईसीआई को प्राप्त है। पहले तो यार दिमाग में ये रखो कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक का दर्जा किसको प्राप्त है? तो भैया एसबीआई को प्राप्त है, एचडीएफसी को प्राप्त है, आईसीआईसीआई को प्राप्त है। ध्यान रखना, कह रहा है इन बैंकों को टू बिग टू फेल माना जाता है, टू बिग टू फेल माना जाता है, यानी अगर कल को बैंक ये फेल हो गए बैंक तो गंभीर प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, गंभीर प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। डीएसआईबी जो ढांचा है वो 2014 में लागू हुआ था, ठीक है, ये चीज दिमाग में यहाँ पे रखना है, ठीक है। आगे कह रहा है भारत और एशियान बैंक के बीच में $800 मिलियन के बीच में एमओयू हुआ है। लगभग हमने 3 एमओयू किया है। कितना एमओयू किया है? 3 एमओयू किया है। कितनी रकम का? तो $800 मिलियन का। देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक, अब बताओगे क्या इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का। तो कह रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला कि भाई कि हम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम में क्या करेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। इसके लिए 3 एमओयू साइन किए गए। इसमें जो आपका $800 मिलियन का आप जो एमओयू दिख रहे हो, तो 500 का तो अकेले कौन पाया है? 500 का अकेले हुआ है महाराष्ट्र के साथ, 500 का अकेले महाराष्ट्र के साथ हुआ है, ठीक है। इसके बाद से 190 के मिलियन डॉलर का जो एमओयू हुआ है वो गुजरात के साथ हुआ है, ठीक है। तो 500 700 हो गया। और गुजरात के साथ कितना हुआ है? 109 मिलियन डॉलर का एमओयू हुआ है, ठीक है, एमओयू हुआ है गुजरात के साथ। असम के साथ केवल $1 मिलियन का एमओयू हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो लिखा है कि जो एडीबी के साथ $800 मिलियन का, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जो $800 मिलियन का जो एमओयू हुआ है, उसमें सबसे बड़ी रकम किसकी है? तो भाई अकेले $500 मिलियन की जो रकम है, जो $500 मिलियन की रकम है, वो अकेले महाराष्ट्र की है। लगभग $200 मिलियन के करीब में किसकी है? एमपी की है। लगभग आप समझ लो $100 मिलियन के करीब में किसकी? गुजरात की है। और छोटा मोटा कहीं भी, ठीक है, $10 मिलियन चुकी यहाँ पे बच रहा है। देखो ये 190, ये 200 की जगह 190 ही है, और ये 9 ज्यादा है, तो $1 मिलियन के करीब में असम में है, सबसे कम असम में है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट हुआ है। जो महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट हुआ है वो बेसिकली ये रेट हुआ है कृषि सौर ऊर्जाकरण के लिए, ठीक है। इतना लंबा क्यों दिया गया है? तो कृषि सौर ऊर्जाकरण के लिए गया है, कृषि सौर ऊर्जाकरण के लिए दिया गया है। आगे कह रहा है कि आरबीआई ने एकीकृत लोकपाल योजना, ध्यान, एकीकृत लोकपाल योजना, आरबीआई ने बेसिकली ये रिपोर्ट जारी की, इंटीग्रेटेड, ठीक है, ओम्बड्समैन स्कीम को जारी किया। ग्राहकों की शिकायत में बढ़ोतरी के बावजूद ये रिपोर्ट कहती है कि ग्राहकों की शिकायत में तो क्या हुआ? बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन इसके बावजूद जो बैंकिंग सेवाएं हैं उनके जो इंडिकेटर्स हैं उनमें सुधार देखा गया। टोटल कह रहा है कि ये रिपोर्ट कहती है कि इतनी सेवाएं, जो शिकायतें हैं, 13.34 शिकायतें प्राप्त हुई, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 13.5% क्या है? शिकायत ज्यादा है, 13.34 लाख शिकायतें प्राप्त हुई, ठीक है, ठीक। ओके, कह रहा कि अगर शिकायत देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो शिकायतें आए हैं तो वो बैंकों के अगेंस्ट आए हैं, उसके बाद से एनबीएफसीज के अगेंस्ट आए हैं,
फिर कह रहा है और ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि निजी क्षेत्र के बैंकों के खिलाफ शिकायतें, ठीक है, मतलब सर्वाधिक शिकायतें आपके बैंकिंग के खिलाफ रहा। फिर उसके बाद से एनबीएफसी से रहा। कह रहा बैंकों में भी जो शिकायतें रही हैं वो प्राइवेट बैंक्स के अगेंस्ट ज्यादा रही हैं, ठीक है, सार्वजनिक बैंक की तुलना में, ठीक है। ओके, ये सब बातें बोली गई हैं और इसी के साथ आपका इकोनॉमिक्स समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम खेल स्टार्ट करते हैं। चलिए खेल को लास्ट टॉपिक बनाएंगे, क्योंकि जो महत्वपूर्ण व्यक्ति और महत्वपूर्ण स्थल है ना, वो बहुत सिंपली याद करने वाले टॉपिक्स होते हैं। वो मैंने कहा भी आप इजीली हंसते खेलते याद कर जाओगे, ठीक है, तो वहां पे दिक्कत नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे मैं टारगेटेड पढ़ाऊंगा, ठीक है, कुछ उधर भी टारगेटेड आपको तैयार कर दूंगा। टारगेटेड क्या है कि भाई कि हमको प्रस्तावित खेल आयोजन भी याद करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रस्तावित खेल आयोजन याद करूंगा। तो देखो इसमें प्रस्तावित खेल आयोजन में सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप्स की बात की है, 3 T20 वर्ल्ड कप की। अभी हमको बताएं भारत ने ये वर्ल्ड कप जीत लिया, तो ये वर्ल्ड कप तो आपका समाप्त हो गया, ठीक है। भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया, हमको बताएं, और तीसरी बार ऐसा हुआ है जब भारत ने ये वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। 2 बार लगातार अपने नाम किया। अभी इसके बारे में हम डिटेल अंदर देख लेंगे। नेक्स्ट हमको पता कि T20 वर्ल्ड कप जो अगला है जिसकी तैयारी चल रही है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ये वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? नेक्स्ट वाला ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, ठीक है, और न्यूजीलैंड में होने वाला है। और उसके बाद से ये इंग्लैंड जाएगा। तो अभी हमने देखो जस्ट आयरलैंड के साथ मैच करा ना, आयरलैंड के साथ, ठीक है, तो 30 की तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, देखना। तो इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड बेसिकली यूरोप में चला जाएगा आपका नेक्स्ट वाला, और ऑस्ट्रेलिया में चला जाएगा आपका। ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड भी मेजबानी करेगा 28 वाले का। तो हमने टॉप 3 का ये ICC T20 वर्ल्ड कप समझ लिया, ठीक है। अब आते हैं एक दिवसीय, जो मेजरली वो कहते हैं ना यार, वो तो वही होता है वर्ल्ड कप, ठीक है, यानी वो एक दिवसीय वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, वनडे वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। भारत सेमीफाइनल खेला था 2023 का, ठीक है, चूक गई रोहित शर्मा की टीम। तो हमको होता है कि भारत से निकल के अब ये वर्ल्ड कप चला गया दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के साथ जिम्बाब्वे और नामीबिया इस वर्ल्ड कप को नेतृत्व प्रदान करेंगे। कौन? जिम्बाब्वे और नाइजीरिया। तो 2027 का वनडे के वर्ल्ड कप हो रहा है। जो लास्ट वनडे वर्ल्ड कप है विराट कोहली और रोहित शर्मा का, वो यही है, ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद से अगर हमने ये वर्ल्ड कप 27 तो जीत लिया, 23 तो हमने जस्ट जीते जीते चूक गए। अगर जीत गए होते तो लिख के लो भारत 3 बार लगातार जीतने का रिकॉर्ड, ठीक है, 27 तो भारत जीतेगी, ठीक है, ठीक है। फाइनल खेलेगा तो रिकॉर्ड बनाएगी 3 बार, लेकिन अब इसमें कितना जीतेगी तीनों में देखना होगा। एक तो भाई हम लोग हार ही गए, ठीक है, अगला फिर भारत और बांग्लादेश में ही आ रहा है, ठीक है। अब आगे आप बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट फीफा के बारे में। देखो यहाँ पे फीफा, तो पहला 4 यहाँ पे फीफा मैचेस की बात की गई है, और इनमें 3 जो फीफा की बात की गई है वो ठीक है वर्ल्ड कप की बात की गई है, और एक महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात की गई है, ठीक है। तो जो 10वां 2027 में नेक्स्ट ईयर महिला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है। और ब्राजील का एक वीडियो ऑर्डर होता है, ऐसे बॉल मारते चलते और कहते हैं ये ब्राजील का रूटीन है, ठीक है। तो ब्राजील में होगा क्या? वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप का होने वाला है ब्राजील, ठीक है, ब्राजील में। और जो ये 10वां वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप है 2027 में होने वाला है। कब होने वाला है? 2027 में। ये इंपॉर्टेंट है, अब तक जो हम लोग देख रहे हैं उसमें फीफा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर जो फीफा के पुरुष वर्ल्ड कप है, ठीक है, 23वां 24वां और 25वां, ठीक है। तो 23वां आप अमेरिका जाओ, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा एक, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, वहां होगा, ठीक है, वहां होगा। उसके बाद से आप वहीं जस्ट अटलांटिक पार करो और पहुंच जाओगे कहाँ? स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को। मोरक्को हमको होता है अफ्रीकन कंट्री है, नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्री है। तो स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में होगा 24वां फीफा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और आप वेस्ट की तरफ निकलो तो 25वां फीफा आपका कहाँ होगा? सऊदी अरेबिया। तो फीफा याद हो गया। हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है, बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाला है। अब यहाँ पे ओलंपिक्स की बात करें, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि मेजर ओलंपिक्स है, तो जो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है और जो 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। तो 34वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो लॉस एंजलिस में होने वाला है। कहाँ? अमेरिका। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का होने वाला है लॉस एंजलिस, अमेरिका में होने वाला है। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजलिस अमेरिका में होने वाला है। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आपका ऑस्ट्रेलिया में की ब्रिस्बेन में होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होने वाला है 35वां, ठीक है। तो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का होने वाला है लॉस एंजेलिस में होने वाला है। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का होने वाला है ब्रिस्बेन में होने वाला है। और देखो यहाँ पे कह रहा है मेरे भाई कि शीतकालीन ओलंपिक 2030 में होने वाला है, क्योंकि अभी जस्ट शीतकालीन ओलंपिक हुआ, ठीक है। इसके बाद से इसको शिफ्ट कर दिया गया 4 साल बाद फ्रांस में। तो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का होने वाला है लॉस एंजलिस अमेरिका में।
अमेरिका में ही आपका फीफा 23 भी होने वाला है, फीफा 23 भी आपका अमेरिका में होने वाला है, ठीक है। और अमेरिका में ही आपका क्या 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला है, 35वां फिर वहां से कहाँ आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पे लिखा है चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल कहाँ होने वाला है, तो ये करा कि होने वाला आपका, ठीक है, युवा ओलंपिक खेल जो होने वाला है ये डकार सेनेगल में, ठीक है, डकार सेनेगल में होने वाला है, ठीक है। सिंपल फैक्ट से पेपर में आ सकता है। अब यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्लासगो में होने वाला है, स्कॉटलैंड ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल। यहाँ पे एशियाई खेलों के बारे में लिखा गया है, 3 एशियाई खेल। तो पहला जो एशियाई खेल होने वाला 26 वाला वो होगा जापान में, जो कि 20वां है। अगले 4 साल बाद जो 21वां होने वाला है वो दोहा कतर में होगा। उसके अगले 4 साल बाद जो होने वाला है वो सऊदी अरेबिया में होगा, ठीक है। तो ये एशियाई खेल की बात है। तो अगला 3 एशियाई खेल कहाँ लगा है, तो जापान में लगा है, जापान, नागोया जापान। जापान के बाद से कहाँ जाएगा, जापान के बाद से कतर जाएगा, कतर के बाद से कहाँ जाएगा, तो सऊदी अरेबिया जाएगा, ठीक है, सऊदी अरेबिया जाएगा। ये 20वां होगा, ये 21वां कतर में होगा, 22वां आपका सऊदी अरेबिया में होगा, 22वां आपका रियाद सऊदी अरेबिया में होगा, ठीक है ना, ध्यान देना, ठीक। तो आप 26 में क्या क्या पाने वाले हो, 26 में आप 20वां एशियाई खेल होने वाला है, 23वां राष्ट्रमंडल खेल होने वाला है आपका, ठीक है। 26 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत में होने वाला है 26 में, ठीक है। चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 26 में होने वाला है, ठीक है, कहाँ, डकार सेनेगल में। 26 में 16वां हॉकी पुरस्कार विश्व वर्ल्ड कप होने वाला है बेल्जियम और नीदरलैंड के बीच में, ठीक है। 23वां फीफा होने वाला है आपका 26 में, ठीक है। ये सब 26 के हैं आपके, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग ने रेड कर लिया। अच्छा भाई, अब मैं आपको कुछ गिने चुने फैक्ट्स को तैयार कराऊंगा, ठीक है। मतलब मैं अपनी तरफ से जो मेरा टारगेटेड फैक्ट्स होता है मैं उनको फोकस कराऊंगा, ठीक है, खेल में। आप बाकी मैंने करा तो दिया इन डिटेल, ठीक है, आप उस इन डिटेल को आप देख लेना, मैं एकदम टारगेटेड चाहूंगा, ठीक है। देखो, शीतल देवी और पायल नाग वाला फैक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। शीतल देवी हमने आपको बताया था, शीतल देवी को भी हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी द्वारा क्या है, पैरा आर्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। एक्चुअली जो आपका विश्व पैरा चैंपियनशिप हुआ था उसमें गोल्ड जीती थी कौन, शीतल देवी। शीतल देवी दुनिया की एकमात्र बिना हाथ वाली ऐसी तीरंदाज बनी जो कि विश्व पैरा चैंपियनशिप जीती। अभी रिसेंट में क्या हुआ, शीतल देवी को ही पायल नाग ने हराया। पायल नाग के पास ना हाथ है ना पैर है। इन्होंने वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज जो बैंकॉक में हो रहा था वहां क्या किया, शीतल देवी को हराया। और इनके ये करेंट की वजह से इनके दोनों हाथ दोनों पैर ये खो चुकी है, ठीक है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मतलब अथाह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे सोनम येसी का नाम याद रखना, भूटान के एक दाएं हाथ के स्पिनर हैं, एक ही पारी में 8 विकेट लिए हैं म्यांमार के खिलाफ इन्होंने, ठीक है। ये फैक्ट आप चाहो तो लोग याद कर लो। बाकी तो यार क्रिकेट के बारे में कभी नहीं कहता हूँ याद करने के लिए, आपको बस नाम मात्र चाहिए, क्रिकेट के बारे में याद कराऊंगा वरना वो भी नहीं याद कराऊंगा, ठीक है। आईसीसी अंडर 19 अंडर 19 सब आप याद करना। देखो, आने के लिए मैं ये नहीं करूँ कि नहीं आएगा, लेकिन मजा नहीं आएगा आपको पढ़ने में। आप बस क्या करो, आप ये 2 फैक्ट्स क्रिकेट का याद करो। एक तो आपको रणजी वाला फैक्ट याद करना है, ठीक है। एक तो आपको विजय हजारे याद करना है। विजय हजारे पहली बार विदर्भ ने जीता है, विदर्भ और सौराष्ट्र के बीच में विजय हजारे हुआ और पहली बार विदर्भ ने आपकी विजय हजारे जीता। और रणजी को पहली बार जम्मू कश्मीर ने जीता कर्नाटक को हरा के, ठीक है ना। तो ये 2 फैक्ट्स याद करो आप लोग। दृष्टिबाधित जो महिला पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ दृष्टिबाधितों का, उसमें बेसिकली आपकी कुछ टीमों ने, जिन टीमों 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। तो हमने एक तो नेपाल के साथ हमने क्या किया, फाइनल खेला है, ठीक है। और ये जो मैच हुआ है बेसिकली श्रीलंका में हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट किया, ठीक है, ध्यान रखना। भारत और नेपाल के बीच में फाइनल खेला गया श्रीलंका में, ठीक है, जिसमें भारत विजयी बना। तो ये चीज़ दिमाग रखेंगे। यहाँ पे हमारी जो ब्लाइंड टीम की कैप्टन है, आई थिंक उनका भी कहीं नाम लिखा हुआ है, मैं अगर उनका नाम मिल जाए तो दिखा दूँ। ठीक है, दिख नहीं रहा है बट कहीं तो, और हम लोग लॉन टेनिस को ध्यान से देखते हैं। तो देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 आप याद करिए, ठीक है। किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, तो आपके कार्लोस अल्कराज ने। देखिए, इसको याद करने का मैंने एक ट्रिक बनाया ना, अलका राय, जानना। देखो, ये आप दिमाग में रखना कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कभी भी पेपर में 2026, तो हमको तुरंत दिमाग में क्या जाना चाहिए, नाम अलका राय। देखो, अलका से हम लोग एक वर्ड दिमाग में रखेंगे कि अलका वर्ड आपको
पुरुष विजेता को दर्शाता है, और जब पे राय वर्ड है ना, ये महिला विजेता को दर्शाता है, महिला विजेता को दर्शाता है। ठीक है, तो अब पुरुष विजेता जो एकल विजेता उनका नाम क्या है? कार्लोस अल्काराज। ठीक है, कार्लोस अल्काराज। ठीक है, तो ये पुरुष विजेता है। जो महिला एकल विजेता है वो कजाकिस्तान की है। ठीक है, उनका नाम है एलेना रायबाकिना। ठीक है, रायबाकिना। ठीक है, ये नाम है इनका। अब देखेंगे हम लोग जो युगल की बारी आती है, तो युगल में आपको दिमाग है जैसे क्रिश्चियंस ने क्या किया था भाई, ब्रिटिशर्स थे तो क्रिश्चियन थे, उन्होंने हमारे यहाँ नील की खेती को ब्रांडिंग क्या है एकदम बॉन्ड किया था कि भाई आपको करना ही करना, बाध्यकारी था उनको क्रिश्चियन, और उन्होंने क्या किया था? नील की खेती को बाध्यकारी किया था। विजेता कौन है? पुरुषों में नील, और वो भी यूके की है, और नील की खेती करने के लिए यूके वाले ने कहा था, और क्रिश्चियन ये अमेरिका की है। तो क्रिश्चियन और नील दो नाम है पुरुष युगल विजेता का। अब केवल महिला युगल का आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, एली समर्टेंस, ठीक है, और झांग, ये चीन के, ये मतलब केवल यही आपको रीड करना पड़ेगा, बाकी तो हमने आपको ट्रिक से बता दिया। ठीक है, बाकी आप चीजें छोड़ो। अब देखो ये यूएस ओपन है। ठीक है, 6 दिसंबर को पेपर, तो मेरा मानना ये अपडेट हो जाएगा, देखते हैं एक बार। ठीक है, ये आप बेटन कप तैयार कर सकते हो। कह रहा है विश्व का सबसे पुराना हॉकी का ये कप है, 126वां इसका संस्करण था बेटन कप का, 126वां। कह रहा है कि कोलकाता में इसका आयोजन किया गया, कोलकाता में विवेकानंद युवा भारतीय हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया कोलकाता में। तो कोलकाता में आयोजन किया गया 126वां बेटन कप है। ठीक है, कह रहा है इसका खिताब आर्मी रेड टीम ने जीता। कौन जीता? आर्मी रेड टीम ने जीता। किसको? इंडियन एयरफोर्स को हरा के आर्मी रेड टीम ने इसको जीता है, आर्मी रेड टीम ने इसको जीता है। ठीक है, अब एशिया यहाँ पे देखो चैंपियनशिप 2026 में की बात कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि भारत की आयुष शेट्टी, भारत की आयुष शेट्टी हैं। ठीक है, इन्होंने निबंगो चीन में, ठीक है, बेसिकली रजत जीता है। ठीक है, रजत जीता है। ठीक है, रजत जीता है मतलब कि ये चीनी की ये खिलाड़ी हैं सीयूवी, इनसे हार गए हैं। ठीक है, बैडमिंटन चैंपियनशिप था वो। ये दो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये दो फैक्ट्स फुटबॉल के इंपॉर्टेंट है। एक कह रहा है कि सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप है, एक कह रहा है सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल है। अब देखो जो आपका पुरुष फुटबॉल है उसका आयोजन कहाँ हुआ? मालदीव में। जो सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल है उसका आयोजन कहाँ हुआ? तो देखो यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, नेपाल में, नेपाल में आयोजन हुआ। एक का आयोजन कहाँ हुआ? मालदीव में। एक का आयोजन कहाँ हुआ? नेपाल में। लेकिन दोनों का जो फाइनल हुआ, तो यहाँ पे देखना, दोनों का फाइनल भारत और बांग्लादेश के ही बीच में हुआ। दोनों का फाइनल कहाँ हुआ है? भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। एक भारत ने जीता है और एक बांग्लादेश ने जीता है। ठीक है, तो पुरुषों वाला देखो बांग्लादेश ने जीता है, बांग्लादेश ने, और महिलाओं वाला यहाँ पे देखो तो भारत ने जीता है। ठीक है, अंडर 19 महिला चैंपियनशिप को होना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा भारत ने हरा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, महिलाओं वाला भारत ने जीता है। ठीक है ना, ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट कराया हुआ है इसमें। ठीक है, रैपिड में हम लोग बहुत वहाँ पे जाए ना तो जाहिर बेटर रहेगा। ठीक है, चलो अंदर यूनिवर्सिटी गेम्स आप लोग देख लेना, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पर्सनालिटी पे अगर जानने की कोशिश करें, ठीक है, संक्षिप्त की पर्सनालिटी पे, तो मैं आपसे कहूँगा कि मैं थोड़ा सा आपको पेज नंबर 133 ले जाना चाहूँगा, पेज नंबर 133। थोड़ा यहाँ करा देता हूँ, पुरस्कार करा देता हूँ। ठीक है ना, तो पुरस्कार में देखो, पहली बात तो हमने सरस्वती सम्मान को डॉक्टर राम कुमार मुखोपाध्याय वाला तो हमने टॉपिक देखा ही था। ठीक है, इनकी उपन्यास का नाम क्या है? हर पार्वती कथा। पहले तो देखो, हर पार्वती कथा नामक उपन्यास है, लिखा किसने? डॉक्टर राम कुमार मुखोपाध्याय ने। 15 लाख रुपए सरस्वती सम्मान के लिए कितने रुपए पाए हैं ये भाई? 15 लाख रुपए ये पाए हैं। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जाता है। अब देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार की अभी घोषणा की गई विभिन्न सब्जेक्ट्स में। अब यहाँ पे देखो कई साहित्यों का नाम है। जीते, देखो नाम से लग रहा है जीते जी इलाहाबाद क्या है? ये हिंदी है, क्लियर कर हिंदी। ठीक है, क्रिम्शन स्प्रिंग उपन्यास, ये इंग्लिश लिख रहा है।
जिस साहित्य अकादमी का, ठीक है। सफर जारी है उर्दू लग रहा है आपको, सफर जारी है उर्दू लिख रहा है। आप ये 3 बस दिमाग में रखो, आप ये 3 दिमाग में रखो, ठीक है। जीते जी इलाहाबाद, ममता कालिया ने जीता, ठीक है, ममता कालिया ने, तो कालिया नाग, ठीक है, जीते जीते किसी को नहीं जीने दिया, ऐसे कुछ दिमाग में रख लो कीवर्ड्स। क्रिम्सन स्प्रिंग, ठीक है, नवतेज सरना के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, नवतेज सरना। और सफर जारी है ये प्रीतपाल सिंह बेताब के द्वारा, मतलब उर्दू लिखने के लिए ये नाम देखिए प्रीतपाल सिंह है, ठीक है। हमारे दिमाग में क्या जाएगा, उर्दू है तो कोई मुस्लिम लिखा होगा, ठीक है, तो ये बेताब थे लिखने के लिए उर्दू में, ठीक है। तो सफर जारी है लिखने के लिए प्रीतपाल सिंह बेताब थे, ठीक है ना, लेना। तो ये हम लोग 3 बुक्स का नाम यहां से याद करेंगे, देखो 4 बुक्स अब तक हम लोग याद कर लिए, ठीक है। आगे जाएंगे तो आगे यहाँ पे, ठीक है, ममता कालिया का नाम मैंने आपको ऊपर बताया था, जीते जी इलाहाबाद उन्होंने लिखा था, ठीक है। तो देखो इनको क्या है, इनको आकाशदीप सम्मान भी मिला है, करा कि आकाशदीप सम्मान, हिंदी की प्रख्यात रचनाकार हैं ममता कालिया, और मणिपुर साहित्यकार हैं अरबन ओमजी मेमचोबी, अरबम ओंगजी मेमचोबी को। तो यानी ये संयुक्त रूप से दिया गया, ये अपने दिमाग में रखिए कि ये संयुक्त रूप से दिया गया, किसको, ममता को और किसको, ठीक है, ममता ओंगबी लिख देते हैं, अच्छा ओंगबी, ठीक है, मणिपुर की हैं, ठीक है, मेमचोबी, इन लोग को संयुक्त रूप से दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार को ध्यान से देखेंगे, ज्ञानपीठ में आपको 11 लाख रुपए मिलते हैं, पहली बात, ठीक है। ये भी आपको, ठीक है, कह रहा है कि बेसिकली ये एक तमिल गीतकार है आर वैरामुथु को दिया गया, किसको दिया गया, आर वैरामुथु को दिया गया, ठीक है। 60वां ज्ञानपीठ था वो। वैरामुथु तीसरे तमिल भाषा के लेखक है जिनको दिया गया, तीसरे तमिल भाषा के लेखक है, ठीक है, जानना। कह रहा है इनका एक उपन्यास है वीरामुथु का, आर वीरामुथु का, कल्की कट्टू का इतिहास, कल्की कट्टू का इतिहास, जिसके लिए 2003 में ये साहित्य अकादमी भी पा चुके हैं, ठीक है, जानना। शांति एवं निःशस्त्रीकरण के लिए ग्रासा माशेल को दिया गया, जो कि मानवाधिकार और करता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, ठीक है, जानना, ग्रासा माशेल को दिया गया, ठीक है। कह रहा 80 वर्ष की ये है, और ये अफ्रीकन हिस्ट्री की एक ऐसी महिला है जो 2 देशों की प्रथम महिला रह चुकी है। मोजाम्बिक के राष्ट्रपति की भी ये, ठीक है, पत्नी रही है, ठीक है, और उनके निधन के पश्चात ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति शादी कर ली और उनकी भी पत्नी रही। तो मोजाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका, ये पीटी में क्वेश्चन बन के आ सकता है, मोजाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका का, ठीक है। आगे पद्म पुरस्कार देखें हम लोग, तो टोटल 131 पद्म पुरस्कार दिए गए, कितने, टोटल 131, ठीक है। अब देखो यहां कह रहा है 19 महिलाओं को दिया गया, 10 विदेशियों को दिया गया, अप्रवासी भारतीय मूल के जो लोग हैं 6 लोगों को दिया गया, 16 लोगों को मरणोपरांत दिया गया। तो मरणोपरांत, महिलाएं और विदेशी, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और अप्रवासी, ये चारों, मतलब ये फैक्ट ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग दिमाग में रख लेंगे, इसको दिमाग में रख लेंगे। पद्म भूषण 5 लोग को मिला है, 5 लोग को पद्म भूषण मिला है, इसमें एक यूपी के हैं, ठीक है। हमने जो एक यूपी के उनका नाम पहले से ही ऊपर ही पढ़ लिया था, ठीक है। जो 5 लोग को मिला है, 5 लोग को पद्म विभूषण मिला है, उनमें देखो 2 लोग तो क्लियर मरणोपरांत रख रहे हैं, 2 लोग तो क्लियर मरणोपरांत रख रहे हैं, ठीक है। 13 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया है, 13 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया है, तो और बाकी को पद्मश्री दिया गया है, बाकी को पद्मश्री दिया गया। तो हम लोग इजिली माइनस कर सकते हैं कि कितने लोगों को पद्मश्री दिया गया, ठीक है ना, ध्यान रखना। यूपी में कितने लोगों को मिला ये तो हमने पहले पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो ये सब पुरस्कार हम लोग, पुरस्कारों में इन डिटेल अगर आप लोग को अब टिक मार दूं क्या क्या आप लोग को याद रहना चाहिए, तो चलिए मैं टिक मार देता हूं। पद्म पुरस्कार इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो तो आपको करना ही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है, इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। आगे हम लोग जाएं तो जमनालाल बजाज वाला भी क्वेश्चन आया, लेकिन उतना नहीं आया है, बट आया हुआ है, ठीक है, ठीक। अब ये मूवीज का कुछ अवार्ड है। एबल प्राइज आप लोग दिमाग में रखो, एबल प्राइज मैथमेटिक्स का गणित कहा जाता है, ठीक है, गणित का नोबेल प्राइज कहा जाता है, ठीक है। मैथमेटिक्स का गणित बोल दिया हूं, गणित का नोबेल प्राइज कहा जाता है। कह रहा है कि एबल पुरस्कार जर्मन गणितज्ञ हैं, उनका नाम है फाल्टिंग्स, ठीक है, गेर्ड फाल्टिंग्स को दिया गया, ठीक है। यह पुरस्कार अंक गणितीय ज्यामिति में जो उनकी योगदान है उसके लिए दिया गया, ठीक है। तो गेर्ड फाल्टिंग्स को दिया गया, ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। टाइलर पुरस्कार भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टाइलर पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रखिए आप लोग कि टाइलर पुरस्कार किसको दिया गया, डॉक्टर टोबी कियर्स को दिया गया, डॉक्टर टोबी कियर्स को। पर्यावरण उपलब्धि के लिए टाइलर पुरस्कार देते हैं, पर्यावरण का इसको नोबेल कहते हैं, तो टाइलर भी बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पुरस्कार के तहत $2,50,000 का
इनाम राशि प्रदान किया जाता है, तो डॉक्टर टोबी कीयर्स को दिया गया, डॉक्टर टोबी कीयर्स को दिया गया, ये अपने दिमाग में रखिएगा। फाल्टा फिल्म में बेहद इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सब अपने से देख लेना है, ठीक है। मिस यूनिवर्स आप अपने दिमाग में रखिए, मिस यूनिवर्स आपके पेपर में आता है, ठीक है। तो कह रहा है मिस यूनिवर्स का आयोजन का हुआ थाईलैंड के पॉकक्रेट में, इसका आयोजन हुआ, ठीक है। मैक्सिको की 25 वर्षीय फातिमा वास हैं, इन्होंने जीता है, ठीक है। विजेता कौन है? फातिमा वास विजेता है। भारत की तरफ से इसमें मणिका विश्वकर्मा ने पार्टिसिपेट किया था, मणिका विश्वकर्मा ने। मिस इंटरनेशनल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जापान के टोक्यो में हुआ। कोलंबिया की, ठीक है, कैटलिना ड्यूक ने इसको जीता। तो ये दोनों फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस अर्थ भी इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों का हुआ कहाँ और जीता किसने, ये तीनों याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। खेल तो हमने देख ही लिया, खेल तो हमने देख ही लिया, ठीक है। अब कुछ बचा नहीं। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज में देखो महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण स्थल, ये सब बचा होगा, ठीक है। तो वो सब आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नहीं, लगभग समझ जाओ कि हम लोगों ने मिला जुला के लगभग 5 घंटे में पूरा करेंट अफेयर रिवीजन कर लिया। धन्यवाद।